जय श्री राम। यह है सचिन पांचाल। आप लोगों का स्वागत है भारत क्षेत्र दृष्टा यूट्यूब चैनल पे। ये एक डिस्कशन बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है और हम यहाँ पे मोस्टली चर्चा ही करेंगे कि चर्चा करते करते कैसे सीखेंगे, कैसे हम चीज़ों को जान पाएंगे, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उस डिस्कशन में अगर हम कुछ सीख सकें तो हम सीखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि इस चैनल का नाम भारत क्षेत्र दृष्टा क्यों है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, काफ़ी सदियों से, मोटा मोटा 400 साल से भारत और उसकी आइडेंटिटी को दबाया जा रहा है। उस भारतीय लोगों की आइडेंटिटी, भारत एज अ देश, भारत एक देश की तरह, और उसकी आइडेंटिटी, उस सब को दबाया जाता है, उस सब को छुपाया जाता है। तो उस आइडेंटिटी को वापस धारण करते हुए और उस पे प्राउड लेते हुए, इसलिए इस चैनल का नाम भारत, आगे क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है रीजन, जो कि आपको पता ही है, एक एरिया। अब यहाँ पे बात आती है दृष्टा की। दृष्टा अपने आप में एक बहुत गहरा शब्द है। इसको अगर समझ लें तो और को समझने की आवश्यकता बचती नहीं है। पर अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि दृष्टा कौन होता है, क्या होता है, तो आप थोड़ा सोचिए। आप कहीं खेत या किसी पार्क में हैं और वहीं पे चींटियों का, चींटी, एंट, चींटी या किसी भी कीड़े मकोड़े का एक एक घर है। वो ऐसे गुफा सी जो होती है ना, वो। तो जब आप उसको ऐसे ऊपर से देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि वो चींटियां कहाँ से कहाँ मूव कर रही हैं। वो खाना लेके जा रही हैं या फिर सिर्फ सीधा सीधा जा रही हैं, आपको ऊपर से पूरा दिखाई देता है। आपको ऊपर से पूरा दिखता है कि यहाँ से चींटियां यहाँ जा रही हैं, कुछ इस साइड भी जा रही हैं, कुछ उस साइड भी जा रही है। मतलब आप ऊपर से चींटियों की सारी गतिविधि एक नज़र में देख लेते हैं। तो आपको सब पता चल जाता है कि चींटियों का खाना किधर है, उनका घर किधर है, और वो कहाँ से कहाँ मूव कर रही हैं। ये आपको पता लग जाता है जब आप इसी चीज को एज अ इंसान, एक इंसान के तौर पे आप चींटियों को ऑब्जर्व कर। अब एक इंसान के तौर पे अगर आप सोचिए कि आप ऊपर से पूरी पृथ्वी को देखें तो कहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सनल लेवल पे, अपने अपने लेवल पे, अपनी लाइफ में। दूसरा, कम्युनिटी लेवल पे, आपके आजू बाजू समाज में, शहर में क्या चल रहा है। तीसरा, एक देश के तौर पे। जब हम इन तीनों लेवल पे, इन तीनों लेवल को उसी तरह देखने लग जाएंगे जिस तरह हम चींटी को देखते हैं, चींटी की कॉलोनी को, चींटी के घर को देखते हैं, और उसी प्रकार जब हम पूरी दुनिया को देखने लगेंगे तो हम दृष्टा बन जाएंगे। कहने को बहुत सिंपल है, लेकिन सरल भाषा में इसका मतलब यही होता है कि आप एक बहुत विजनरी और गहरी सोच, गहरी सोच कैसे कि आप एक एक दुनिया को, दुनिया, देश, शहर और अपनी पर्सनल लाइफ पे को देख पा रहे हो, तो आप दृष्टा हो। फिर बात आती है कि चैनल क्यों है, ये चैनल का अस्तित्व क्यों है। तो इस चैनल पे का अस्तित्व बस इतना सा है कि हम इस चैनल पे सनातन, कैश फ्लो और जियो पॉलिटिक्स, इसी से मिलते जुलते कंटेंट हम इस चैनल पे डालेंगे। अब बात आती है कैश फ्लो क्या होता है और कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप ये समझे इसको सरल भाषा में कि आप दुकान पे जाते हो, आप सामान खरीदते हो, तो आपकी जेब से पैसा दुकान वाले की जेब में जाता है। अब वो दुकान वाला भी कहीं से सामान खरीदता होगा, तो वो पैसा दुकान वाले से और ऊपर गोडाउन वाले पे या डीलर पे किसी के पास जाता हो। तो जिस भांति, जिस तरीके से हम उन चींटियों की कॉलोनी, उन चींटियों को देख रहे थे, उसी प्रकार हम पैसे को देखेंगे कि पैसा कहाँ से कहाँ गया और किस माध्यम से गया।
तो उसी को बोलते हैं कैश फ्लो। अब कैश फ्लो समझना ज़रूरी क्यों है और आज की जियोपॉलिटिक्स से कैसे रिलेटेड है, तो ये लाइन यूज़ करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये बात लिटरली जियोपॉलिटिक्स में सच है कि कैश फ्लो ही डिसाइड करता है कि जियोपॉलिटिक्स पूरे विश्व की राजनीति में चल क्या रहा है या वो राजनीति आगे कैसे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हर देश का कुछ ना कुछ अपना फायदा और नुकसान होता है जब वो किसी और देश से संबंध बनाता है, रिलेशन बनाता है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पैसा भी होगा, इकोनॉमी तो हर देश की ज़रूरी है। इस वजह से जियोपॉलिटिक्स में कैश फ्लो समझना ज़रूरी है। बाकी इस चैनल की भाषा रहेगी थोड़ी हिंदी और लगभग लगभग देसी भाषा, ताकि एक बच्चे को भी अगर ये समझना हो कि कैश फ्लो कैसे काम करता है तो वो समझ सके। चैनल की आइडियोलॉजी, ये चैनल डॉक्टर अंकित शाह की आइडियोलॉजी, उनकी थ्योरीज, आदित्य सत्संगी उनका एक यूट्यूब चैनल है सत्योलॉजी, उसके ऊपर अवेलेबल कंटेंट, और प्रेमानंद गिरी महाराज, ये 3 व्यक्ति हैं जिनका नाम, जिनकी आइडियोलॉजी इस चैनल में आपको दिखेगी। व्यक्ति और भी हैं जिनको मैं क्रेडिट देना चाहता हूं, पर ये मुख्य 3 हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कैश फ्लो जानने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। ये क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि हमें कैश फ्लो समझना है। कैश फ्लो समझने के लिए हमें पहले इतिहास समझना पड़ेगा, थोड़ी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। तो आज का चैनल, आज का एपिसोड पूरा पूरा हमारा भारत की इकोनॉमी के ऊपर है। अगर आप देख पा रहे हो, यह एक डेटा है जो एंगस मेडिसन आईएमएफ ने रिलीज करा था। एक स्टडी, एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर पिछले 2000 साल की विश्व की इकोनॉमी को दर्शाया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 1820 यहाँ तक ये वाला पार्ट, इससे पहले एक अच्छा खासा हिस्सा इंडिया और चाइना, इनकी इकोनॉमी एक अच्छा खासा विश्व की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती थी। अगर कहा जाए तो दोनों की इकोनॉमी मिला के कुछ 50-60% समथिंग बनती थी इस डेटा के अकॉर्डिंग। तो ऐसा क्या हुआ कि 1820 में यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी कम होती गई, और थोड़ी देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे यूएसए की इकोनॉमी बढ़ती गई। तो यहाँ पे इकोनॉमी गिरी, यहाँ से कम हुई और यहाँ से बढ़ी। इस चीज को समझने के लिए हम एक चीज और समझेंगे जो कि हमें सनातन में मिलेगी। तो सनातन हमेशा बोलता है सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पे ये 1820 से पहले जो इकोनॉमी थी इंडिया की, ये कोई एक इंसान के कंट्रोल में नहीं थी। एक इंसान के हाथ में सब कुछ नहीं था, ये बटा हुआ था। हर इंसान के पास रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बेसिक चीजें उपलब्ध थी, और उसके बाद उनके पास इतना पैसा था कि वो कुछ नया कर सके। और ऐसा भी नहीं कि किसी एक शहर, किसी एक इंसान या किसी एक फैमिली के पास ही ये सारा पैसा इकट्ठा हो। वो सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड था, सब लोगों में बराबर था। बराबर नहीं, 19-20 भी नहीं तो 20-25। आज की तरह 50 और 10 या 100 और 10 वाला डिफरेंस नहीं था, और इससे भी बड़ा डिफरेंस है आज। तो इसको समझने से के लिए हम थोड़ा सनातन समझते हैं। सनातन कैसे समझते हैं कि एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म। तो धर्म हमें ये सिखाता है
कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो जो भी ट्रेड होगी, जो भी कुछ होगा, जो भी इकोनॉमी, जो भी कैश फ्लो, जो भी पैसा वहां पे घूम रहा है, वो गिने चुने लोगों के हाथों में नहीं होगा और वो सब में बटा हुआ होगा। ये है सनातन प्रिंसिपल। ठीक है, और इसी प्रिंसिपल से 1820 तक हमारी इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी अच्छी खासी चल रही थी। तो फिर ऐसा हुआ क्या कि 1820 के बाद ये सब गिरने लगा। ये समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं। पीछे कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं 1599 में। तो 1599 में ब्लैक पेपर, काली मिर्च, काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड, काला सोना बोला जाता था, क्योंकि वो यूरोप के घरों में एज अ मेडिसिन और मसालों के तौर पे इस्तेमाल होता था। अब आप इस चीज को याद रखना कि यूरोप में ब्लैक पेपर, बोले तो काली मिर्च, मसाले और मेडिसिन के तौर पे यूरोप में जाया करती थी। और इसको अगर ब्लैक गोल्ड बोला गया है तो इसकी कीमत और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। इसका रिलेशन कहीं ना कहीं यूरोप की महिलाओं को चुड़ैल, विच बोल के जो मारा गया है, उससे भी मिलता जुलता है। कहीं ना कहीं लिंक जुड़ते हैं उससे। खैर, इस बारे में हम बात करेंगे कहीं और, किसी और वीडियो में। तो अभी हम बात कर रहे थे सनातन की। तो सनातन बोलता है सत्य, तप, दया, दा। तो मोटा मोटा हम बोलें कि अगर कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है तो वो चाहेगा कि जैसे 1820 से पहले होता था कि सब मिल बांट के काम करते थे। 1820 के बाद हमारी इकोनॉमी डाउन हुई है, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स पहले भी हुए थे 1820 से पहले। पर हाँ, अंग्रेज आए, उसके बाद सारी चीजें बिगड़ गई। तो धर्म बोलता है सबका साथ सबका विकास, वहीं अधर्म बोलता है कि मुझे सब में नहीं बांटना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखना है। सारा पैसा, सारी पावर, सारी शोहरत, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास। तो चलो इसके को समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वापस 1599 पे, जहाँ गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड माना जाता था और उस समय डच की मोनोपोली थी। तो मोटी मोटी भाषा में मोनोपोली का मतलब होता है कि सब गिने, जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी किसी भी चीज को लेके, मान लो ट्रेड को लेके, तो ट्रेड बोले तो व्यापार, मर्चेंट बोले तो व्यापारी। तो अगर ट्रेड की बात करें तो गिने चुने कुछ लोग ही वो पूरा व्यापार किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करते थे। तो उस कंट्रोल को, जिसमें सबका साथ ना होके कुछ ही लोगों का साथ और सबका साथ हो और कुछ लोगों का विकास हो, उसको मोनोपोली बोलते हैं। कि उस क्षेत्र में उस इंसान की पकड़ है और वो सब कुछ वो ही कंट्रोल करता है, तो वो मोनोपोली बोलते हैं। तो 1599 में ऐसा था। और डच की मोनोपोली थी। डच लोगों से ही इंग्लैंड के लोग सामान खरीदते थे। तो हुआ ये कि जब डच ने ब्लैक पेपर के पैसे बढ़ाए तो यूरोप के काफी देशों में हाहाकार मचा, जिसमें से खासकर इंग्लैंड। और इंग्लैंड को ये मोनोपोली अच्छी नहीं लगी। तो 1599 में 24 मर्चेंट इकट्ठा हुए और उन्होंने एक कंपनी बनाने का सोचा, जिस कंपनी का नाम पहले कुछ और था। उस कंपनी का नाम अगर आप ढूंढोगे तो वो समवेयर कुछ ऐसा था कि यूनियन ऑफ मर्चेंट और ट्रेड इन ईस्ट इंडीज, कुछ ऐसा था। तो ये चीज भी समझने वाली है कि कंपनी जब बनाने की बात हुई तो एक अलग नाम था, और जब कंपनी को परमिशन मिली और फिर वो जाके ग्राउंड पे जब काम करना शुरू करा तो कुछ और नाम से था। ये चीज हमें समझना है, क्योंकि ये आज की जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो 1599 में 24 मर्चेंट इकट्ठा होते हैं। कहाँ इकट्ठा होते हैं? लंदन हॉल स्ट्रीट में। वो सारे मिलके बात करते हैं कि हमें डच की मोनोपोली को ख़त्म करना है। उसी के चलते वो एक कंपनी बनाते हैं और 1599 31 दिसंबर को वो कंपनी बन जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हमें कैश फ्लो पढ़ना है और उस कैश फ्लो को पढ़ने के लिए जितनी डिटेल्स हमें चाहिए, प्रिसाइज डिटेल, बिल्कुल पिन पॉइंटेड डिटेल्स, हम उतनी ही डिटेल्स पे जाएंगे। उससे ज़्यादा डिटेल्स पे हम नहीं जाएंगे। हम मोटी मोटी कहानी पढ़ेंगे क्योंकि हमारा मकसद अभी कैश फ्लो पढ़ने का है। तो हाँ, 31 दिसंबर कंपनी बनती है। कंपनी का नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे देख लो कि उनके लिए हम ईस्ट में थे तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रख दिया। खैर छोड़ो। यहाँ पे क्योंकि उस समय राजा रानी का राज होता था तो कोई भी व्यक्ति अपनी मनमर्जी देश के बाहर या देश के अंदर कुछ भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता था। एक सेट ऑफ लॉ होते हैं। आज भी हमारा कानून है, हम उस कानून के अंदर ही कुछ चीज़ें करते हैं और कुछ चीज़ें नहीं करते हैं क्योंकि कानून हमें इजाज़त नहीं देता है। उसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर इंडिया या इधर एशिया में बिजनेस करना था तो उसको क्वीन की इजाज़त चाहिए थी, क्वीन की परमिशन लेनी पड़ती। तो उस समय एलिजाबेथ वन, इंग्लैंड की रानी, उसने एक चार्टर, रॉयल चार्टर इनको दिया। और रॉयल चार्टर को हम इस तरीके से समझते हैं कि एक तरीके से इंग्लैंड की रानी ने उस कंपनी पे मोहर लगा दी और उसको लीगलाइज कर दिया कि ठीक है चलो यार तुम जाओ काम करो। और रॉयल चार्टर के अंदर ही कुछ रूल्स उन्होंने दिए, कुछ रूल्स से ज़्यादा कुछ परमिशन उनको दी। और परमिशन अगर मैं मोटी मोटी बोलूँ, अगर सरल भाषा में समझाऊँ, तो परमिशन बस इतनी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एशिया में जाएगी, बिजनेस करेगी और इंग्लैंड के लिए पैसे लेके आएगी। इससे ज़्यादा उनका और कोई मतलब, रानी का और कोई मतलब था नहीं वहाँ पे। रानी ने ये बोला कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी जब जाओगे व्यापार के लिए तो आपको मिलिट्री रखनी पड़ेगी क्योंकि गुंडों से बचना पड़ेगा। हाँ, गुंडे वैसे यही लोग होते थे तो और क्या ही होगा, पर हाँ आपको मिलिट्री भी रख सकते हो क्योंकि आप जहाँ ट्रेड करोगे, जहाँ सामान रखोगे, उसकी सिक्योरिटी भी, उसका रख रखाव भी देखना होगा। कहीं सामान रखोगे तो वो जगह भी होगी, तो उस जगह को भी आप अपने हिसाब से चला सकते हो। आप व्यापार करोगे तो कुछ आपके एम्प्लॉयज़ भी होंगे, कुछ आप लोग आपके आपके यहाँ कुछ लोग काम भी करेंगे। तो उस कंपनी का रूल आप जैसे चाहो वैसे चला सकते हो। अब कुछ लोग गलत काम भी करेंगे, कुछ अच्छा भी करेंगे। तो किसी को अच्छा करने पे उसकी अच्छाई और बुरा करने पे पनिशमेंट, उस पे को दंड, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी खुद से दे सकती। तो ऐसे करके इन शॉर्ट, सरल भाषा में क्वीन ने यही बोला, आप देश के बाहर जाओ और क्वीन के पास जितनी राइट्स होती हैं, जितनी पावर होती है, आपके पास भी उस इंग्लैंड के बाहर आपके पास वो पावर है। क्वीन ने एक और चीज़, एक एरिया बताया, उस एरिया को छोड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी हर जगह व्यापार कर सकती थी। और वो एरिया कुछ ज़्यादा खास है नहीं, उस एरिया में इंग्लैंड ऑलरेडी था। तो इसलिए क्वीन ने बोला कि आप वहाँ पे व्यापार मत करना क्योंकि ऑल जो पहले से वहाँ पे व्यापारी है उनका बिजनेस बढ़ जाएगा। यही सोच को रखते हुए रानी ने ये भी बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक लौती अकेली कंपनी होगी जो इंग्लैंड से जाएगी एशिया में व्यापार करने। यहाँ पे एक मज़े की बात और है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक लिमिटेड जॉइंट स्टॉक कंपनी थी और जिसमें 215 से ज़्यादा मर्चेंट बोले तो व्यापारी, उन्होंने इन्वेस्ट करा था। तो थोड़ा थोड़ा आप समझ जाओगे इससे कि एक कंपनी बनाई जिसका शुरू में नाम कुछ और रखा गया, ऑन द ग्राउंड कुछ और आया, और वो एक स्टॉक कंपनी है जिसमें लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करे। पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करे हैं उनको रिटर्न भी चाहिए।
तो एक डेटा ये बताता है कि इन लोगों को या कंपनियों को जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट करा था, उनको साल का 30% डिविडेंड मिलता था। मोटा मोटा कहें तो जिन लोगों ने 100 रुपए उस टाइम पे उस कंपनी में लगाए थे, तो उनको हर साल 30 रुपए मिलते थे। हालांकि ये शुरू में नहीं था, लेकिन कुछ वक्त के बाद जब कंपनी पैसा इंडिया से लूटने लगी तो इतना अच्छा रिटर्न दिया। तो स्टॉक, उसमें इन्वेस्टर और उनको रिटर्न, तो ये भी एक कैश फ्लो है। और ये भी एक तरीका है आज की जियोपॉलिटिक्स समझने का कि किसने कहाँ पैसा लगाया है, ये देखने के लिए। तो चलिए इसको समझते हैं यहाँ से। तो अगर अगर आप कोई व्यापारी हैं, और जैसा कि आपने यहाँ देखा कि इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी थी और यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होती थी, और 1820 के बाद ये सब बिगड़ गया और यहाँ पे यूएस बढ़ने लगा। अब ये यूएस क्यों बढ़ा, इंडिया क्यों बिगड़ा, इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा वो समझते हैं। तो वापस इस पे आते हैं। एक व्यापारी है, मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी है, और अधर्मी कंपनी है, तो हम इनको असुर भी बोल सकते हैं, तो ऐसे कृपया परेशान ना हो। तो कोई अधर्मी होगा या कोई व्यापारी होगा, पहले हम व्यापारी से लेके चलते हैं फिर अधर्मी पे आते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम अधर्मी बोलेंगे या असुर बोलेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। कोई अगर व्यापारी होगा और उसको इंडिया में ट्रेड करना है, इंडिया में बिजनेस करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होंगी? तो ये एक आप कह सकते हो इंडिया का मैरीटाइम, मतलब समुद्र से व्यापार कैसे कैसे होता है उसका एक छोटी सी झलक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गुजरात, पूरा वेस्टर्न कोस्ट, फिर इधर साउथ का इंडिया, फिर इधर ईस्ट का इंडिया, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति यूरोप से बिजनेस करने आएगा तो वो सबसे पहले कहाँ आएगा, ये हमें सोचना है, क्योंकि ये एक डिस्कशन बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अगर कोई भी व्यापारी इंडिया में व्यापार करना चाहता है और जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, तो वो सबसे पहले कहाँ आ सकता है? क्योंकि वो यूरोप से आ रहा है, तो वो सबसे पहले कहाँ रुकेगा? वो सबसे पहले रुकेगा गुजरात, या इधर कहीं गुजरात के आजू बाजू। फिर दूसरी सोचने वाली बात कि अगर कोई व्यापारी अपना यहाँ पे सेटअप या यहाँ पे अपनी पैर फैला ले, अपनी जड़ फैला ले, तो फिर वो क्या करेगा? क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी अधर्मी असुर थे, तो असुर को सब कुछ अपने पास चाहिए, तो उनको सब कुछ अपने पास चाहिए, तो वो पहले यहाँ पे कब्जा करने की सोचेंगे, फिर वो यहाँ पे कहीं कब्जा करने की सोचेंगे, और फिर आखिरी में जाके वो यहाँ कब्जा करेंगे। तो इस थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ। इस टाइम पे 1600 के आजू बाजू जो इंडिया था उसका सबसे बड़ा जो ट्रेड का सेंटर था, केंद्र था, वो था बंगाल। बंगाल के अंदर उड़ीसा, बिहार और पूरा बंगाल इंक्लूड था। पूरा उस टाइम पे वो वैसे जो सारा एक था। तो उस समय का थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि उस समय की भारत कैसा था। तो भारत के कुछ हिस्सों पे मुगल, मोस्टली हिस्सों पे मुगल, और कुछ लोगों जगह पे मराठा, और अलग अलग अपने राजा थे। तो जो बंगाल है, बंगाल खुद में एक इतना बड़ा व्यापार का केंद्र था कि वहां से टैक्स, इतना ज्यादा टैक्स जाता था मुगल साम्राज्य को कि वो बंगाल पे उनकी नजर और उनकी पकड़ बहुत स्ट्रांग थी। शायद क्योंकि टैक्स इतना ज़्यादा जाता था, तो शायद, मुझे नहीं पता, मैंने रिसर्च नहीं करी है, पर हाँ शायद इसी वजह से वहाँ पे मुगल ज़्यादा
छेड़खानी नहीं करते थे, और बिजनेस, सिर्फ बिजनेस लोगों पे छोड़ देते थे, उनको उनके तरीके से बिजनेस करने देते थे, क्योंकि उनको अच्छा खासा टैक्स मिल जाता था। तो उन्होंने, क्योंकि मुगल साम्राज्य को भी फैलना था और उनको भी पैसा चाहिए था, तो अगर हम बात करें, समझें इस चीज को, तो बंगाल उस टाइम का फाइनेंशियल हब था। इतना ज़्यादा व्यापार होता था, इतना ज़्यादा व्यापार होता था, और उस व्यापार से इतना टैक्स कलेक्ट होता था कि आप ये मान लो कि पूरा मुगल साम्राज्य उसी टैक्स पे चल रहा था। तो एक असुर के लिए बंगाल तो सोने की चिड़िया, इसलिए सोने की चिड़िया बोलते थे। तो एक असुर के लिए, जिसको सारी चीज अपने कंट्रोल में करनी है, उसके लिए बंगाल तो जन्नत है। तोबा तोबा, जन्नत। तो अ, बंगाल जो है वो तो हेवन है ना। ओ शिट, दोबारा हेवन बोल दिया, मैं तो असुर बनता जा रहा हूँ। पर हाँ, तो किसी भी व्यापारी के लिए बंगाल से अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती व्यापार करने के लिए। तो हमने यहाँ पे एक चीज समझी कि अगर कोई यूरोप से व्यापारी आएगा और वो असुर होगा, तो सबसे पहले तो सूरत आएगा और यहाँ पे अपने पैर जमाने का कोशिश करेगा, और यहाँ पैर जमाने के बाद वो थोड़ा साउथ में जाएगा, साउथ में जाके थोड़ा फैलने का कोशिश करेगा। और जब वो ये ईस्टर्न और साउदर्न, ओ वेस्ट, सॉरी, वेस्ट का कोस्ट और साउथ का कोस्ट, अगर वहाँ वो पैर जमा ले, तो वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि बंगाल जा सके। एक और बात, पहले जो व्यापार होता था वो ऐसे ही नहीं होता था कि कोई भी मुंह उठा के गया और कहीं भी जाके व्यापार कर लिया। आप उनका चरित्र और उनका बातचीत का तरीका, वो कैसे लोग हैं, वो सब उस टाइम पे इम्पोर्टेंस रखता था। अब ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए हम आते हैं इस फोटो पे। तो अगर आप ये फोटो देख पा रहे हो, तो ये राजा उस टाइम का मुगल एम्पायर जहांगीर, और मुगल एम्परर जहांगीर, और ये जो इनकी गोद में बैठा है, इनकी गोद में बैठा है सर थॉमस रॉय। सर तो पता नहीं क्यों ही बोल रहा हूँ मैं, पर हाँ, ये थॉमस रॉय इनकी गोद में जाके बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में व्यापार करने आई, तो काफी सालों तक किसी ने उनसे व्यापार ही नहीं करा। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अंग्रेजों को हिंदुस्तानी भारतीय लोग अच्छा नहीं समझते थे। आप सोचिए कि एक एक बिजनेस, एक व्यापार हजारों सालों से चल रहा है, और वहीं पे आते हैं ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग, और एकदम उनसे कोई व्यापार करने को राजी नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे डच या फ्रेंच या पोर्टुगीज़ लोगों की मोनोपोली हो, इस वजह से कोई व्यापार ना कर रहा हो। पर मुझे ये लगता है कि जिस हिसाब के ब्रिटिश लोग थे और जैसा इनका चरित्र था, जैसा इनका व्यवहार था, तो किसी की इनसे पटती नहीं होगी, क्योंकि कोई इनसे व्यापार करके राजी नहीं होता होगा। तो जब ये लोग इंग्लैंड से यहाँ आए और इन्होंने खुद से जब बिजनेस करना स्टार्ट करा, तो नहीं हुआ। तो फिर इन्होंने असुर वाली हरकतें करना शुरू कर दी। असुर वाली हरकतें कैसे? क्योंकि अब यहाँ तो पैर जमाना है ना इनको सूरत पे, यहाँ पैर जमाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। मान लो कि ये लोग कहीं और भी बिजनेस करते हैं, कहीं और सेटअप कर लेते हैं, पर इनके लिए सबसे इजी और सबसे आसान, सबसे कम खर्चे वाला तो गुजरात ही होगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कम है, यहाँ से टाइम कम लगेगा सामान को लेके जाने में। तो सबसे पहली चॉइस किसी भी व्यापारी के लिए तो सूरत ही होनी चाहिए। तो ये असुर व्यापारी भी, इनको भी धंधा करना था, इनको भी बिजनेस करना था। तो ये लोग गए जहांगीर के पास, और बताया ये जाता है कि जहांगीर के पास अरब के कपड़े पहन के गए, मतलब थोड़ा उन्हीं के जैसे कपड़े पहन के गए।
और उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके गए। कहना सुनने में तो ये भी आता है कि एक इन्होंने एक स्त्री को एज अ गिफ्ट भी दिया था शादी, मतलब ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता है, मैंने पढ़ा था कहीं पे। तो इससे इससे एक चीज क्लियर होती है कि अंग्रेजों का चरित्र अच्छा नहीं था, कोई उनसे बात करने को राजी नहीं था। दूसरा कि उनको अ, अपने कपड़े, अपना व्यवहार वो बदलना पड़ा। जहांगीर के पास गए, अरब और उनके जैसा दिखते हुए जहांगीर और मुगल जैसा दिखने के लिए उन्होंने कपड़े बदले, वो वेशभूषा वो कब सब पहना, जहांगीर के पास गए, बहुत सारा धन और पेंटिंग और ऐसी अलग अलग चीजों से उसको ब्राइब दी, उसको रिश्वत दी। और एक दिन में नहीं हुआ ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। जब हम जियो पॉलिटिक्स या कैश फ्लो पढ़ते हैं तो सारी चीजें एक दिन में नहीं होती हैं। ये एक बहुत लंबा प्लान होता है जिसको ब्रेक करके देखना होता है। तो ये गए, तो वहां जाके इन्होंने रिश्वत दी और काफी सालों तक ये चला। तब जाके जहांगीर ने बोला ठीक है भाई, मुगल साम्राज्य ने बोला कि भाई ठीक है, तुम जाके धंधा कर लो सूरत में। तो यहाँ पे आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ये ये स्लाइड्स मैं इसलिए चला रहा हूँ कि ताकि आपको पता रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं, और जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता और जो बिल्कुल फ्रेश हैं, स्कूल कॉलेज से अभी निकले हैं, या फिर कब अम, इतना आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है इन सब चीज़ों के लिए, तो उस चीज़ के लिए ये है कि आप यहाँ स्लाइड पे आप देख सके कि किस बारे में बात हो रही है। तो हम एक बार दोबारा चलते हैं। इंग्लैंड 1500 में इंग्लैंड गरीब था, उनके पास नहीं था। उनको ये लगता था कि सब कुछ डच से ही आता है। फिर उनको पता लगा कि इंडिया भी है, वहाँ से मसाले आते हैं, वहाँ से कुछ आता है। और फिर इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने मिलके एक कंपनी बनाई। रानी ने बोला मुझे पैसा चाहिए, उन जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा उनको भी पैसा ही चाहिए था, और ये लोग पैसा लूटने के लिए आ गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। तो हर चीज, हर सारा खेल पैसे का ही है। तो ऐसा होता है। फिर थॉमस, क्योंकि किसी ने मुंह नहीं लगाया इनको, तो इनको जाना पड़ता है, सर थॉमस को जाना पड़ता है मुगल। वहाँ पे ब्राइब देते हैं और उनको फरमान मिलता है, उनको परमिशन मिलती है गुजरात में ट्रेडिंग करने की। तो आते हैं वापस यहाँ। इतने पापड़ बेलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, असुरों की कंपनी, इन असुरों ने यहाँ पे कब्जा, अपना पैर जमा लिया। और ये बहुत हरामी थे। ये लोग असुर थे। इनको असुर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लोग कभी सीधा सीधा, आइए, धर्म धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है सत्य, सच बोलो, तप, मेहनत करो, दया, दूसरे के बारे में भी सोचो, और दान, गरीब की या जरूरतमंद की जरूरत करो। आप जितना सोसाइटी से आपको मिल रहा है उतना सोसाइटी को एक प्रोपोर्शन में आप दो। तो ये धर्म बोलता है। और असुर ऐसा नहीं सोचते। ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसा नहीं सोचती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गोल हमेशा से पैसे कमाने का था। और वो जो 24 कंपनियां, जिन्होंने 24 मर्चेंट जिन्होंने शुरुआत करी, और फिर कहीं डेटा है 125 कंपनियों का, कहीं 215 कंपनियों का। तो हम नंबर्स पे नहीं जाते हैं, पर हम इतना समझते हैं कि वो वह लोग पैसा कमाने आए थे। उस कंपनी में कुछ लोगों ने इन्वेस्ट करा था। आप ये ध्यान रखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी, असुरों की कंपनी में कुछ लोगों ने इन्वेस्ट करा था। और वही लोग आज के बड़े व्यापारी हैं या बड़ी कंपनियां हैं, जो आधे से ज़्यादा विश्व में जिनकी फंडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, और वही वो सब चलाती हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है। आज की जियोपॉलिटिक्स समझने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी समझना ज़रूरी है। तो असुरों ने यहाँ पे कब्जा करा। और यहाँ पे कब्जा इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने, फरमान मिला इनको, इन्होंने यहाँ पे अपना व्यापार करने के लिए सब कुछ शुरू करा। और ये धीरे धीरे फैलते गए। ये यहाँ नहीं रुके, इनकी लालच सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकी।
क्योंकि इनको सिर्फ बिजनेस करना होता तो वो यहीं से धीरे धीरे बहुत कुछ कर चुके होते। लेकिन ये यहाँ से गए कहाँ, ये रहा यहाँ से गए विजयनगर। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो विजयनगर के राजा के पास गए और उनसे भीख मांगी, हाथ पैर जोड़े, क्योंकि मुझे इनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि इन्होंने तरीके की बात करी होगी। या तो इन्होंने रिश्वत दी होगी या पैरों में पड़ गए होंगे, जो भी करा। चलो, ये करके उन्होंने 1640 में एक किला बनाया जिसको सेंट जॉर्ज जॉर्ज बोलते हैं। 1640 में इन्होंने एक किला बनाया जिसको सेंट जॉर्ज बोलते हैं, और ये किला आज का मद्रास है। तो ये किला जहाँ है वो आज का मद्रास है। तो वापस इस पे आते हैं। तो असुरों ने ईस्ट में असुरों ने वेस्ट में एक जगह बना ली थी फरमान लेके। विजयनगर के राजा के साथ मिलके इन्होंने साउथ में एक जगह बना ली। इन्होंने वहां पे करा क्या होगा उसको मैं आगे बताऊंगा, पर आप देखिए कि इन्होंने वेस्ट पकड़ लिया, साउथ पकड़ लिया, और कैपिटल हब कौन था, बिजनेस का सेंटर क्या था, बंगाल। तो अब इनको चाहिए बंगाल। तो असुर, अगर असुर बुद्धि वाला होगा जो सब कुछ कब्जा करना चाहता होगा, वो सिर्फ सूरत और मद्रास में आके नहीं रुकेगा, उसकी लालच की कोई लिमिट नहीं होगी। और उस समय बंगाल अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी होती थी, तो इनकी नज़रें उधर ही थी। तो हम उधर ही चलते हैं अब कि अब आगे क्या हुआ। तो सूरत आया, मद्रास आया। उससे पहले सूरत के पास ही इन्होंने बॉम्बे की जगह, जिसको मुंबई और बॉम्बे बोलते हैं, वो जगह इनको दहेज में मिली। हम अपने देसी वर्ड यूज करते हैं, दहेज। ठीक है। इन्होंने इन्होंने शादी करी डच लोगों के साथ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और उनकी जो प्रिंसेस थी, उनकी जो राजकुमारी थी, वो ईस्ट इंडिया वो उनकी जो राजकुमारी थी डच लोगों की, उन्होंने इंग्लैंड के साथ शादी करी, इंग्लैंड के राजा के साथ शादी करी, जिनमें दहेज में इनको मुंबई मिला। तो अब इन असुरों की इधर इधर पूरी पकड़ हो गई और इधर मद्रास में पकड़ हो गई। अब इनका टारगेट है बंगाल, क्योंकि कोई भी असुर होगा उसकी लालच की लिमिट नहीं होगी और वो बंगाल जाएगा ही जाएगा। बंगाल उस समय की बहुत बड़ी इकोनॉमी हुआ करती थी। अब बंगाल जाए तो जाए कैसे, करे तो करे कैसे, क्योंकि उधर होता था मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य के बंगाल में गवर्नर्स होते थे, जिसमें एक गवर्नर का नाम था शाहिस्ता खान। शाहिस्ता खान को अंग्रेज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अंग्रेज का चरित्र अच्छा नहीं था, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। तो कोई भी उनसे सीधे मुंह बात करके राजी ही नहीं होता था, क्योंकि वो थे ही नहीं उस लायक। वो कभी ढंग से बात करते नहीं थे, उनकी ईगो और उनका गुस्सा अलग ही चलता था। तो यहाँ पे होती है चाइल्ड वॉर। चाइल्ड वॉर जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगा बच्चों की लड़ाई हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। एक डायरेक्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जोशिया चाइल्ड। इसकी बंगाल के गवर्नर से नहीं बनती थी, और जोशिया चाइल्ड ने बंगाल के ऊपर कुछ अटैक करने का ट्राई करा, पर बंगाल मुगल साम्राज्य में था और बंगाल एक बड़ी इकोनॉमी थी, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुगल साम्राज्य ने, मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को धो के भगा दिया, बढ़िया से धोया और फिर भगा दिया। इनके ऊपर फाइन भी लगाया और बहुत सारी चीजें करी, और काफी टाइम तक इन्होंने ट्रेड नहीं हुआ। पर ये लोग वहां नहीं माने, क्योंकि बंगाल अगेन असुर, असुर लालची, उसके लिए तो बंगाल लेना ही लेना था उनको। तो अपना धीरे धीरे चुपचाप बैठे रहे, ट्रेड करते रहे, माफी आफी मांग ली। हाँ, एक जब ये जोशिया चाइल्ड की एक एक फोटो भी है, जिसमें आ, मुगल एम्परर था उस समय का, उसके पैरों में ऐसे गिरा हुआ था। एक फोटो है, मैं लगाना नहीं चाहता यहाँ पे। तो ठीक है, फिर तो हमारा ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट पकड़ लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वेस्ट पे पैर जमा लिए, साउथ पे पैर जमा लिए।
अब कहाँ जाएगा? अब वो जाएगा बंगाल की तरफ। तो बंगाल में इनकी शुरुआत ऐसे ही ट्रेड से ही होती है। ये बहुत अधर्मी लोग हैं, असुर लोग हैं, ट्रेड के बहाने जाते हैं और फिर वहाँ जाके वो गंद फैलाते हैं। तो 1707 में औरंगजेब मर जाता है। जब औरंगजेब मरता है तो मुगल साम्राज्य का एक तरीके से मान लो कि पतन हो गया था। मुगल साम्राज्य में वो पावर नहीं बची थी कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सके। तो औरंगजेब के मरने के बाद आते हैं फारूक सियार, सॉरी, फारूक सियार। तो औरंगजेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य अपने आप में टूट चुका था और एक तरीके से इंडिपेंडेंट स्टेट बन के सब अपना 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 चला रहे थे, अपने गवर्नर्स अपना अपना चला रहे थे। यही हुआ। और इसमें जब नया मुगल एम्परर आया, नया मुगल राजा आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से उनको रिश्वत दी। फिर उनको बोला कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपको ये बेनिफिट देंगे। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि ये लोग ऐसा क्यों करते थे, ये क्यों ब्राइब देते थे, क्यों उनको बोलते थे कि हमारे साथ जुड़ जाओ, क्यों पैसे ले लो। क्योंकि ये लोग शुरू में नुकसान करके दूसरे को फायदा कराते थे ताकि वो उनके साथ जुड़ जाए। तो ओके, फारूक सियार के साथ जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रिलेशंस बनाए तो फारूक सियार ने फरमान दिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज की भाषा में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस टाइम पे उसको दस्तक सिस्टम बोलते। दस्तक सिस्टम मतलब कि आप जैसे टैक्स देते हो, आप कुछ भी खरीदते हो बेचते हो टैक्स देते हो। आजकल टैरिफ भी बहुत चर्चा में है। तो होता ये था कि जो व्यापारी वहाँ पे व्यापार करते थे उनको दस्तक सिस्टम के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन पे पैसे नहीं देने होते थे, हर डील पे पैसे नहीं देने होते थे। उनका सालाना फिक्स हो जाता था कि सालाना हम मुगल को इतना पैसा देंगे और अपना धंधा करेंगे। तो इट्स लाइक अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कि आपको हर महीने या हर ट्रांजैक्शन पे, हर खरीद पे, हर जितना आप बेचोगे खरीदोगे, हर उस चीज पे सामान पे टैक्स ना देके आप साल में एक फिक्स कर लिया कि इतना हम आपको देंगे। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में बिजनेस करने की। अगेन, ये असुर हैं, ये चैन से बैठने वाले लोग नहीं थे, ये प्यार मोहब्बत से बैठने वाले लोग नहीं थे, ये थे असुर। इनको सब कब जाना था। इनकी लालच इतनी बड़ी थी कि ये कहीं रुकते नहीं थे, इनको सब चाहिए था। इनकी हपस्या, मेरी दादी बोलती है ये शब्द, हपस्या, तो वो काफी थी। तो फिर क्या हुआ? फिर यहाँ से असली कैश फ्लो स्टार्ट होता है, यहाँ से हमें समझना चाहिए। और यहाँ से हमें आज की बहुत सारी जियो पॉलिटिक्स के कुछ सिमिलर चीज़ें मिलेंगी। आ, इतिहास की जियो पॉलिटिक्स, इतिहास का कैश फ्लो, आज की जियो पॉलिटिक्स की डायरेक्शन आपको कहीं बता सकता है। बट क्या बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगा? कुछ कुछ डायरेक्शन आपको पता लग जाएगी किस दिशा में जा रही है चीज़ें। लेकिन उस समय पे चीज़ें अलग थी तो उसको अलग तरीके से बिगाड़ा गया। आज चीज़ें अलग हैं तो आज अलग तरीके से बिगाड़ा जाता है। तो अगेन कैश फ्लो, वापस कैश फ्लो पे आते हैं। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, असुरों की कंपनी ने अपना पैर जमाने शुरू करे और उन्होंने अपना चरित्र दिखाना शुरू करा। कैसे दिखाना शुरू करा? कि जब ये फरमान मिला और जब मुगल राज्य, जो मुगल शहर थे वो अपना अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बन के अपना खुद खुद अपना शहर चला रहे थे, उस समय एक नवाब था बंगाल का। जब ईस्ट इंडिया कंपनी उनके साथ धंधा कर रही थी, उस नवाब का नाम था सिराज उद दौला। प्रोनाउंसिएशन शायद मेरी गलत हो जाए,
पर कोई बात नहीं, हमें कैश फ्लो समझना है, कैश फ्लो पे ध्यान देते हैं। क्योंकि ये असुर लोग थे और बंगाल उस समय की बहुत बड़ी एक इकोनॉमी थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे व्यापार होता था, तो अंग्रेज चाहते थे कि हम पूरा उस पे कब्जा कर ले। अब कब्जा तो एक दिन में नहीं होगा ना, ऑलरेडी वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे कोई नवाब है, मुगल साम्राज्य है, सब कुछ है, तो एकदम से तो कुछ भी नहीं होगा। पर असुरों की लालच बहुत बड़ी थी, उनके गोल बहुत फिक्स थे इस मामले में। हमें ईस्ट इंडिया कंपनी से सीखना पड़ेगा, उनके गोल शुरू से क्लियर थे। उनको इंडिया से पैसा लूटना था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब रॉयल चार्टर आप पढ़ोगे, जब इंग्लैंड की रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में जाके व्यापार करने की इजाज़त दी थी, उस टाइम पे रॉयल जो चार्टर था, एक तरीके से परमिशन जो दी थी, उसमें उनकी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस यही था गोल, पैसा, पैसा, पैसा। तो बंगाल में पैसा बहुत था, बंगाल में खेती भी होती थी उस समय। बंगाल में उड़ीसा और अगर मैं गलत ना हूँ तो बिहार, झारखंड, ये सब उस समय बंगाल में ही आता था। तो बंगाल अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी थी और जिस पे नज़र ईस्ट इंडिया कंपनी के असुर लोगों की पड़ चुकी थी। वैसे मैं बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी ना टूल किट थी। असली खिलाड़ी आज भी वही परिवार है और उस समय भी वही परिवार था जिस परिवारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करे थे। क्योंकि जैसी इनकी हरकतें हैं, ये असुर हैं, असुर। और फिर बंगाल में इनके पैर जमे और इनको अब बंगाल पे कब्जा करना है। अब बंगाल पे कब्जा कैसे करोगे? तो मैं असुरों की एक और चीज़ आपको खासियत बता दूं। अम, धर्म से इंसान क्या करता है? जो धर्म को मानता है या फिर कोई अच्छा इंसान, अच्छा व्यापारी, वो क्या करता है? वो पर्सनल रिलेशन बनाएगा, ठीक है? आपस में भाईचारा बनाएगा। हो सकता है पहले होता था, लोग शादियां भी करते थे आपस में, एक अच्छे रिलेशन बनते थे, उठना बैठना होता था, लोग मोहब्बत से, प्यार से एक दूसरे के बारे में सोचते थे और सब करते थे। तो उस समय के राजा, उस समय के नवाब को अगर हटाना पड़ा और जबरदस्ती हटाना पड़ा, तो आप समझिए कि वो सब व्यापारी जो उस राजा के नीचे, उस राजा के अंडर या उस राजा के राज में वो व्यापार करते थे और खुशी खुशी रहते थे और अच्छा खासा व्यापार करते थे। बंगाल में व्यापार अच्छा होता था उस समय, तो वो उस राजा को एकदम हटने तो नहीं देंगे। और उस राजा को हटा के एकदम से कोई अंग्रेज आके बैठ जाए, आज भी अगर दिल्ली का सीएम हटा दें या मोदी जी हटा दें और उनकी जगह कोई अंग्रेज आ जाए, क्या हमारी जनता उसको एक्सेप्ट कर लेगी, मान लेगी? नहीं मानेगी। आप बताइए कि अगर किसी जगह के अध्यक्ष को हटा के अचानक से कोई बिल्कुल दूर देश का, जिसका चरित्र भी अच्छा नहीं है, क्या उसको हम रख लें, तो क्या उसके नीचे के लोग उसके साथ काम करेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग ऐसे काम करेंगे। ये चीज़ हमें सोचनी है कि अगर उनको, असुरों को अगर बंगाल पे कब्जा करना है तो क्या तरीके हो सकते थे? धर्म का रास्ता हो सकता था, लोगों के साथ मिलजुल के रिश्ते बनाते, फैमिली बनाते, देश शहर को, व्यापार को अपना व्यापार समझ के सबका साथ सबका विकास करते। ऐसा उन्होंने नहीं करा, वो असुर थे। तो उन असुरों ने क्या करा कि अब बंगाल पे राज करना है, बंगाल का सारा व्यापार अपने हाथ में लेना है, तो उनको बंगाल में अराजकता फैलानी पड़ेगी, बंगाल में लड़ाइयाँ करानी पड़ेगी, बंगाल के नवाब की कुर्सी, उसको उसकी कुर्सी पे से हटाना पड़ेगा। तो इसी को रिजीम चेंज बोलते हैं आज की भाषा में। और पपेट पपेट पीएम, पपेट किंग, जो कठपुतली की, क्योंकि एकदम से अंग्रेज आ जाएंगे राज करने तो कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो पहले आपके अंदर के ही लोगों को बिठाते हैं और उनको पीछे से कंट्रोल करते हैं, यूएस गवर्नमेंट की तरह। तो यहाँ पे जब सिराज उद दौला
नवाब था, तो इन्होंने क्या करा कि सिराज का जो आर्मी, उसकी फौज का जो कमांडर था, जो उसकी आर्मी को संभालता था, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर और एक और इंसान था, जगत सेठ, बहुत पैसे वाला इंसान था। और ऐसे ही करके लुत्फ खान, ओमनी चंद, और ये ऐसे दो तीन लोग थे जिनके नाम हम इतिहास में किताबों में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आज की जियोपॉलिटिक्स का एक और हम एक और चीज सीखते हैं कि जो आज से मिलती जुलती है। आपने देखा होगा कि भारत में कोई भी क्रिमिनल या कोई भी जो पैसे लोन लेके भाग जाता है और या गलत काम करके भागता है, वो कहाँ जाता है? वो वेस्ट में ही क्यों जाता है? आप सोचो इस बात को। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम भूल जाते हैं इतिहास को, और हम सोचते भी नहीं। क्यों हमेशा ऐसा होता है कि भारत का कोई क्रिमिनल या फ्रॉड करने वाला इंसान यूएस, यूके जाके बस जाता है? क्यों? उसका जवाब हमें यहीं, ये बैटल ऑफ पलासी, बंगाल की लड़ाई से पहले मिलेगा। क्योंकि ये जो सिराज उद दौला था, जैसा मैंने आपको बताया, इनको इसको ईस्ट इंडिया कंपनी से नफरत थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग असुर थे। और उनके उनको जो लोग सपोर्ट करते थे, या इसके राज्य में जो लोग गलत काम करते थे, वो उनको भगा देता था। उनको भगा देता था, और वो लोग कहाँ जाते थे? वो लोगों को उन लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास बुलाती थी। और जो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इन लोगों ने किले बनाए अलग अलग जगह पे, वो किले भी इसलिए ही बनाए कि ताकि ऐसे लोगों को शरण दे सकें, ऐसे लोगों को छुपा सकें, प्लस पूरा मार्केट का सामान खरीद के वहां पे इकट्ठा कर सकें। अब ये भी हम समझेंगे कि ऐसा वो क्यों करते थे, क्यों उनको पूरी मार्केट का सामान इकट्ठा करके एक एक जगह पे बंद करके रखना होता था, क्यों उनको क्रिमिनल्स सारे इकट्ठे करके एक जगह पे रखने होते थे। हम अभी आगे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसका ना सब समझ में आएगा। तो सिराज उद दौला ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं पसंद करता था, और उसके वहाँ के जितने भी क्रिमिनल्स थे उनको वो भगा देता था। ईस्ट इंडिया कंपनी उन क्रिमिनल्स को रख लेती थी, और उन्हीं क्रिमिनल्स के सपोर्ट से मिर जाफर, जो इनकी आर्मी का कमांडर था, उसको ब्राइब करके, उसको सत्ता का लालच देके, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने मिला लिया। और ये प्लासी की लड़ाई, बंगाल की लड़ाई में 1757 में उसको हटा के मीर जफर को राजा बना दिया। पपेट राजा, पपेट राजा। आप देखो आज की जियो पॉलिटिक्स से कितना मिलता है ये सब कुछ। इसलिए हिस्ट्री और हिस्ट्री का कैश फ्लो मुझे लगता है कि पढ़ना ज़रूरी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसी राजा के बंदे को, जो उसकी आर्मी का है, उसको पैसे देके, उसको लालच देके, उसको अपनी साइड लेके राजा को हटा दिया, और मीर जाफर पपेट राजा बन गया। अब जब ये मीर जाफर पपेट राजा बना, और ईस्ट इंडिया कंपनी फिर उसको पीछे से बोलती थी कि ऐसे ऐसे पॉलिसी बनानी है। जैसे आजकल आप समझिए यूएस में भी ऐसे ही होता है ना, चला सरकार तो कोई और चला रहा है, चेहरा कोई और होता है। तो मीर जाफर बस चेहरा था, चला ईस्ट इंडिया कंपनी रही थी बंगाल को। और सिराज उद दौला को क्यों पसंद नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी फारूक सियार का जो फरमान था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, उसमें घपले करती थी। उसमें घपले कैसे करती थी? अ, मुगल मुगल राज ने ये बोला कि आप सालाना हमें एक पैसा दोगे, और बाकी आप फ्री में अपना ट्रेड करते रहोगे। हमें सालाना इतना पैसा चाहिए, आप वो दे दो, बाकी आप करते रहो। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के वो दस्तक के नाम पे वो लोग पर्सनल ट्रेड भी करते थे। कैसे? मैं बताता हूँ।
जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, कंपनी के लोगों को नहीं मिला था। अंग्रेज लोग कंपनी की आड़ में या वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की आड़ में पर्सनल ट्रांजैक्शंस करते थे, खुद के लिए संपत्ति सामान इकट्ठा करते थे फ्री में, और मुगल राज को कुछ नहीं जाता था उसका टैक्स, जो कि बाकी व्यापारियों को करना पड़ता था। ये एक सेट ऑफ एक रूल था उस टाइम पे कि अगर कंपनी है तो कंपनी ही करेगी, कंपनी के एम्प्लॉयज पर्सनल ट्रांजैक्शंस, पर्सनल खरीदारी क्यों कर रहे हैं कंपनी के नाम पे। आज भी अगर आप होंडा में जॉब कर रहे हो, आप किसी किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आप क्या उस कंपनी के बिहाफ पे अपनी पर्सनल लाइफ में जाके किसी भी दूसरी कंपनी से ट्रेड कर लोगे क्या? आप ये बोलो कि भाई मान लो कि मैं एक्स वाई जेड कंपनी में काम करता हूँ, और मैं इंडियन सरकार या फिर अंबानी अदानी किसी के पास जाके बोल रहा हूँ कि उस कंपनी के बिहाफ पे आया हूँ मैं, और अब ये हम काम करते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। कंपनी कंपनी अपने ऑफिशियल तरीके से डील करती है। आप कंपनी के एम्प्लॉयज, या कंपनी के एम्प्लॉयज भी नहीं, अंग्रेज, सारे अंग्रेज ऐसे ही थे। सारे अंग्रेज अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन करते थे, और जो किले इन्होंने बना रखे हैं उसमें छुपाते थे। और ये इस दस्तक में ये भी था कि इनकी जो 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 इनके किले हैं और जो इनका व्यापार है, जिस समुद्र रास्ते से जाता है, जिन शिप्स, जिस नाव में रखे जाते हैं, उनकी इतनी खास चेकिंग भी नहीं होती थी, क्योंकि ये जो पैसा इस चीज, अब होता क्या था, आप यहाँ पे कैश फ्लो समझो। कंपनी को मिला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कंपनी साल में एक बार पैसे देती है राजा को। कंपनी के एम्प्लॉयज खुद इतना सामान अलग से खरीदते थे, कंपनी से हट के खुद खरीदते थे और खुद जाके इंग्लैंड में बेचते थे। तो एक बड़ी कंपनी, उस बड़ी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज थे या फिर जो अंग्रेज थे, वो उनकी सब सब्सिडरी बन गई, और वो अपने लेवल पे कर रही हैं। और उससे जो प्रॉफिट होता है, क्योंकि उससे अब ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा पैसे खिला पाएगी सेंटर को। आप समझिए इस बात को। वो जब ज़्यादा पैसे सेंटर को खिला पाएगी, तो सेंटर जो राजा होगा, वो भी थोड़ा थोड़ा तो करेगा ही ना कि चल ठीक है यार, तू इतने पैसे खिला रहा है तो तेरे लिए ये कर लेंगे। ऐसे करके उन्होंने, क्योंकि अब मार्केट के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे और भी अंग्रेज आ गए थे जो बिजनेस कर रहे थे, और ये बहुत गलत बिजनेस था, क्योंकि बाकी लोगों को टैक्स देना पड़ता था और ये लोग टैक्स की चोरी करते थे। उससे हुआ क्या कि बाकी लोगों का सामान उतने अच्छे तरीके से नहीं बिक पाया जितना ये बेचते थे। इन्होंने मार्केट कैप्चर कर ली। ठीक है, चलिए फिर ऐसे करके इन्होंने बंगाल पे पपेट राजा के थ्रू कंट्रोल करा। अब आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी की सगी नहीं थी। जिनको पहले सपोर्ट करा उन्हीं का गला सबसे पहले काटती थी वो। आज भी आप देखोगे तो कुछ जियोपॉलिटिक्स में ऐसा ही दिखता है कि जो डीप स्टेट है वो किसी की सगी नहीं है, जिस वो किसी को भी सपोर्ट करती है और उसी को गिरा भी देती है। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, और बाद में मीर जाफर को भी मरवा दिया था उसके दामाद से, उसके सन इन लॉ से शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सन इन लॉ को लालच दी सत्ता, और फिर मीर जाफर को भी हटा दिया था। इसको भी हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बनाया, और यहाँ से कहानी शुरू होती है, गलत कहानी शुरू होती है। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा कंट्रोल करने लगती है। अब पूरा कंट्रोल करने से पहले और भी नवाब थे, उनको भी ख़त्म करना था, क्योंकि
पूरा आपको पूरा पॉलिसी पे कंट्रोल चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सिराज को मरवाया उसके आर्मी चीफ से। आर्मी चीफ का नाम था मीर जाफर, मरवाया मतलब उसको हरवाया एक तरीके से। मीर जाफर को हरवाया उसके ही सन इन लॉ से, उसके ही दामाद से, जिसका नाम है मीर कासिम। मीर कासिम भी एक टाइम पे परेशान हो जाता है पपेट राजा बन के, क्योंकि जो मीर जफर था, मीर जफर पहले बहुत खुश हुआ जब उसको सरकार में जब वो राजा बना। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी इतनी खराब थी कि वहाँ के लोगों ने विद्रोह करना शुरू करा, जिसके कारण मीर जफर को भी विद्रोह करना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जिस फिर मीर जफर को हटवा के मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम को भी बना दिया, ठीक है चलो ये भी सही है, पपेट एक और पपेट राजा आ गया। लेकिन वहां के लोग तो अभी भी परेशान थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी उनका खून चूस रही थी अपनी पॉलिसीज के थ्रू। पपेट राजा के थ्रू जो पॉलिसीज बनती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनवाती थी, उसके जरिए वो खून चूसती थी उन लोगों का, और वो लोग परेशान होते थे। तो एक समय पे आके अपनी सत्ता के लालच में आके कि भाई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के चक्कर में रहेंगे तो हम तो अपना राज्य खो देंगे, सारी सत्ता हमारे ऊपर आ जाएगी। तो क्या हुआ कि फिर दो तीन लोगों ने मिलके एक अलायंस बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ना शुरू करा, और फिर वो हार गए, जिसको बुक्सार की लड़ाई बोलते हैं। और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉपर लीगल लीगल बोलो या फिर फोर्सफुली प्रॉपर बंगाल को कंट्रोल करने लगी। और यही मिलते हैं इनको दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स क्या होते हैं कि जो भी नवाब था या जो भी गवर्नर था, जो उस बंगाल को चलाता था, देखभाल करता था, उसको टैक्स कलेक्ट करना होता था। और आप मोटा भाषा में बोलूं तो जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जमीन का जो टैक्स होता है, वो कलेक्ट करना, उसको ही बोलते हैं दीवानी राइट। ठीक है। अब इसके बाद अब हम जाते हैं प्योर कैश फ्लो पे, कि ये सारी कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतनी मेहनत क्यों करी, क्यों इतना सब कुछ ड्रामा करके वो इंडिया पे कब्जा करने के लिए के पीछे पड़े हुए थे, उसको समझते हैं इससे। सॉरी, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम, ये है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें जानने को मिलेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कैश फ्लो कहाँ कैसे चलता है, और बंगाल में भुखमरी कैसे आई। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि बंगाल उस समय का बहुत बड़ी इकोनॉमी थी और फिर अचानक से भुखमरी आ गई, तो ये सब हुआ कैसे? ये सब ऐसे हुआ कि बंगाल, क्योंकि वहाँ पे व्यापार होता था, लोगों के पास पैसा था, असुर सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते थे, तो वहाँ पे व्यापार, ये मेरा मानना है कि वहाँ पे व्यापार कुछ इस तरीके से होता होगा कि ज़मींदार होता होगा। यहाँ पे अगर आप देखो, बिल्कुल सेंटर में देखो जो मैंने लिखे हैं, तो ज़मींदार होगा जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होगी। ठीक है। इस ज़मीन पे खेती भी होती होगी, तो कुछ खेती किसान भी होंगे। इन किसानों की खुद की भी एक ज़मीन होगी, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ज़मींदार की हो। कुछ किसानों की खुद की ज़मीन भी होती होगी, वो खुद की ज़मीन पे भी बिजनेस करते, खेती करते हैं। तो किसान खेती करता है, तो यहाँ पे क्रॉप भी लिखा है मैंने, ये क्रॉप लिखा है, तो यार इस जो भी खेती होती होगी जिस भी फसल की, उसको खेत में से निकाल के सीधा कस्टमर को तो नहीं दिया जाता होगा। मान लो अगर कॉटन की खेती होती है तो उस कॉटन से कपड़ा भी तो बनता होगा। तो ये प्रोसेसिंग जो करते हैं, जो उस खेती से निकले प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करते हैं, ये वो है। अब मान लो कपड़ा बन गया, तो इस कपड़े को डिजाइन भी तो बनाता होगा, कोई सीलता भी तो होगा, तो ये कारीगर, तो ये कारीगर है।
और ये कारीगर के बाद मर्चेंट और फिर कस्टमर, ऐसे। तो अब इसको थोड़ा हम ऐसे समझते हैं कि कोई मतलब जैसे आप हो, आप पैसा कमा के लाते हो कहीं से, तो वो पैसा आप कहीं से कमा के लाते हो, तो वो आपके पास होता है यहाँ पे। ये पैसा आप कमा के लाए यहाँ पे, ये आप हो। ये पैसा आप व्यापारी उसको दोगे, दुकान वाले को, या कारीगर को दोगे। ये कारीगर पीछे देगा जहाँ से वो सामान खरीदता है, ये उसको देगा। मतलब ये मैंने ऐसे इसलिए बनाया है कि जो वैल्यू है, वो वैल्यू किसान की नहीं है, वो वैल्यू यहाँ पे अभी फसल की है। और ये फसल की वैल्यू जाएगी किसके पास? किसान के पास, क्योंकि इस फसल की वैल्यू इस किसान से है कि ये कितनी अच्छी खेती करता है, और इस किसान की वैल्यू इस जमीन से है कि ये जमीन कितनी अच्छी है। ठीक है। तो बंगाल अगर इतना बड़ा इकोनॉमी था उस समय में, तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखती होगी, इनकी वैल्यू बहुत हाई होगी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे कब्जा करना था। अब यहाँ समझते हैं कैश फ्लो और डिटेल। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी असुरों की कंपनी है और इसको ये सारी वैल्यू जो मार्केट में है ये कब्जा करना है, तो ये क्या कर सकती है? तो अगर आप देखो, तो ये व्यापार शुरू से लेके मतलब यहाँ पे इंसान से शुरू होता है। अ, इसको ऐसे समझते हैं कि ये जो बंगाल की इकोनॉमी है उसका जो मूल है, उसका जो केंद्र है, उसका जो बेस है, वो खेती है, और खेती के लिए सबसे ज़रूरी है ज़मीन। तो बंगाल में उस समय पे अगर सबसे वैल्यूबल कुछ होगा तो वो ज़मीन होगी, और ज़मीन का टैक्स कलेक्ट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट्स तो मिल गए उसको। ठीक है। तो अब इस जमीन को अगर इसकी वैल्यू सारी निचोड़नी है, लूटनी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? वो सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा देगी, क्योंकि आप असुर हो, आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको बैठे बैठे खाना है। और बैठे बैठे ऐसा भी नहीं कि आपकी, क्योंकि लालच इतनी ज्यादा है कि आपको थोड़ा भी नहीं चाहिए, आपको भर के चाहिए। तो आप छोटा मोटा टैक्स नहीं लगाओगे, आपने लगाया सीधा 50%। इतिहास के डेटा के ये बोलता है कि जब मुगल राज्य था, वो जमीन पे 10% टैक्स लेता था। और कभी कोई आपदा आ गई, बारिश नहीं हुई, फसल अच्छे से नहीं उगी, तो वो जो मुगल गवर्नर नवाब जो भी था, वो उन किसानों की मदद करता था, उनको छूट देता था, उनकी हेल्प करता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बढ़ाया प्रॉपर्टी टैक्स सीधा 50%। क्योंकि ये 50% देने के लिए अब जमीन पे किसान को खेती करके उस खेती से मुनाफा कमाना पड़ेगा, तब जाके वो इतना टैक्स दे पाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे वैल्यूएबल एसेट, उस समय का सबसे कीमती चीज तो नहीं मिल पाएगी, जो है जमीन। अब जमीन पे कब्जा करना है। जमीन पे कब्जा करने के लिए किसान पैसे क्योंकि ये टैक्स ये दे पा रहा है, अगर ये टैक्स दे पा रहा है तो मतलब इसके आगे जो ये काम कर रहा है किसान, उसमें पैसा बहुत है। उसमें अगर पैसा बहुत है तो ये लालची ईस्ट इंडिया कंपनी उस पैसे को क्यों नहीं निचोड़ेगी? तो उस पैसे को निचोड़ने के लिए ये लोग क्या करते थे कि ब्राइब करते थे। कैसे करते थे अब हम समझते हैं। यहाँ से कथा स्टार्ट होती है कैश फ्लो की, कि कैसे डीप स्टेट, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आज और उस समय लोगों को मैनिपुलेट करती थी, लोगों को अपने वश में करती थी। मान लो दो पड़ोसी हैं और दोनों बढ़िया पैसे कमा रहे हैं,
तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक पड़ोसी के पास जाएगी और उसको बोलेगी कि ये खेत मेरे को बेच दे, और इतना इतना मैं तेरे को इससे डबल कीमत दूंगा। ये मना कर देता है। ये बोलता है कि नहीं भाई, मेरी जमीन है, मैं नहीं बेचूंगा, मैं इसको अपने पास रखूंगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी दूसरे पड़ोसी के पास और दूसरे पड़ोसी को देगी रिश्वत। इसका इसकी खेती से मुनाफा हो या ना हो, पर ईस्ट इंडिया कंपनी इस जमीन में इतना पैसा इन्वेस्ट करेगी, इतना डेवलपमेंट करेगी कि ये वाला पड़ोसी इसको देख के सोचेगा कि ये ऐसा क्या कर रहा है कि इसकी ग्रोथ ऐसे हो ही जा रही है, ऊपर ही ऊपर इसकी ग्रोथ ही ग्रोथ हो जा रही है। तो ये वाला पड़ोसी एक बार को सोचेगा ना, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल, कभी तो सोचेगा। जब ये ऐसा सोचेगा तो ये भी इसकी तरह ग्रोथ के लिए हाथ पैर मारेगा, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी और इससे इसकी जमीन खरीद लेगी। अब कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे कि जो इस समय जमीन नहीं खरीदते होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उसका क्या करें? तो उसका अगर वैल्यू, उसके पैसा निचोड़ना है, तो हमें वो जो जमीन नहीं बेच रहा है, या तो उसको बलपूर्वक, उसको लड़ भिड़ के उसको उसकी जमीन हथिया लो। ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मिलिट्री करेंगे, अब हर किसी के ऊपर करेंगे तो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी पे विश्वास नहीं करेगा और एक टाइम पे आके विद्रोह हो जाएगा। तो वो उस विद्रोह को भी नहीं चाहते थे। तो वो चाहते थे कि सब कुछ प्यार से हो, लेकिन हम इनका खून चूसते रहे। उसके लिए अगर आर्मी इनको डालनी पड़ी तो दो चीजें हो सकती है। आर्मी का खर्चा भी तो निकालना पड़ेगा, तो उसका पैसा भी जाएगा, तो जेब से जा रहा है। अब लालची आदमी जेब से तो दे के राजी नहीं है ना, तो वो कम से कम आर्मी का यूज करेगा, उन जगहों पे यूज करेगा जहां पे कम से कम आर्मी से ज्यादा लैंड ले सके। लेकिन पूरे बंगाल को तो आर्मी से नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए उसने बनाए किले। वैसे ही जब एक जो व्यापारी जो बिल्कुल यहाँ पे जो जो कारीगर से सामान खरीद के यहाँ कस्टमर को बेचता है, यहाँ पे कूदती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो लोकल दुकानदार हैं और जो लोकल व्यापारी है, उनसे सारा सामान खरीदती है, उनको ज़्यादा मुनाफा देती है। और ऐसे ही कर करके ये एक पड़ोसी को ज़्यादा पैसा दिया, एक को नहीं दिया, फिर दूसरे ने देखा इसकी ग्रोथ हो रही है, वो भी इसकी तरह करेगा, वो भी इसकी तरह करेगा। तो ऐसे ही दुकानदार भी करेंगे कि दो दुकानदार ये सामान बेच रहा है, एक को ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है तेरा सारा सामान मैं लेती हूँ और मैं तेरे को डबल मुनाफा देती हूँ, इसको देखा देख ये भी करेगा। और ऐसे करते करते पूरे पूरे इंडिया, भारत के जितने व्यापारी हैं, उस पे ज्यादातर व्यापारियों का सारा सामान ईस्ट इंडिया कंपनी ने खरीद लिया, और खरीद खरीद के वो अपने किलों में रखते थे। अब जो उन्होंने किले बना रखे थे, और फिर वहां से वो इंग्लैंड बेचते थे। तो इसको बोलते हैं मोनोपोली। यही काम उन्होंने वक्त आने पे, पावर आने पे सूरत में करा, मद्रास में करा और बंगाल में करा। बंगाल में क्योंकि ज़्यादा सामान था तो बड़े लेवल पे करा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस पूरे प्रोसेस की जो वैल्यू है, जमीन, किसान, फसल, वैल्यू एडिशन जो प्रोसेस करते हैं वो, कारीगर, जो दुकानदार उसको बेचता है वो, उन सब का जो प्रॉफिट, थोड़ा थोड़ा जो प्रॉफिट हो रहा था, वो सब चूसने के लिए उन्होंने सबसे पहले सारे व्यापारियों को अपने साथ लिया, उनको लालच दी, डबल मुनाफा कराया, और धीरे धीरे सारी ट्रेड वो खरीदने लगे। फिर उनको हटा के उधर से वो खरीदने लगे। ठीक है, तो अब सारा सामान लोकल दुकानों से अंग्रेजों ने खरीद लिया, तो जो लोकल इंसान है, जो वहां का मूल निवासी है, वो सामान कहाँ से खरीदेगा? उसको मजबूरन ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदना पड़ेगा।
क्योंकि वो लालच देके धीरे धीरे सब दुकानदारों से सारा सामान इकट्ठा कर चुके हैं। और आखिरी में जो वहां का मूल निवासी है उसको मजबूरन ईस्ट इंडिया कंपनी से सामान खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सबको खरीदना पड़ेगा, लेकिन मेजोरिटी ज्यादातर दुकान ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा ली थी। अब ऐसे दुकान कब्जा ली। अब दुकान तो अलग अलग भी हो सकती है, कपड़ा भी हो सकता है, ठीक है, खाना भी हो सकता है ना, सब कुछ हो सकता है ना। तो सारी चीजें उन्होंने कंट्रोल कर ली, अपने कब्जे में ले ली, मोनोपोली बना ली। तो अब जो वहां का मूल निवासी है उसको मजबूरन ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदना पड़ रहा है। अब क्योंकि वहां खरीदना पड़ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो डबल मुनाफा। कैसे मुनाफा? कि अब तो उन्होंने मार्केट का कंट्रोल कर लिया, तो अब वो कुछ सामान, क्योंकि मार्केट का सारी दुकान का सामान उन्होंने खरीद लिया, तो अब जो बंगाल के लोगों को सामान बेचेंगे वो अपने अपनी शर्तों पे पैसे बढ़ा के बेचेंगे। तो यहाँ पे भी मूल निवासियों को सामान बेच के भी पैसा कमा रहे हैं, उधर यूरोप में सामान बेच के भी पैसा कमा रहे हैं, डबल फायदा। लेकिन लालच तो बुरी बला है ना, वो यहाँ तो रुकती नहीं है। तो जब इन्होंने ऐसा करना शुरू करा और इंडियन कंज्यूमर को इंडियन कंज्यूमर्स को मनमानी कंट्रोल करना शुरू करा, पैसे बढ़ाने शुरू करे इंडियन प्रोडक्ट्स के, तो ऐसे करके उन्होंने कस्टमर से उनका खून चूसना शुरू करा है यहाँ पे। अब वैल्यू तो अभी भी बाकी, बहुत सारी बाकी है ना, लैंड में भी, किसान में भी, क्रॉप में भी, उसके प्रोसेस में भी, उस वो कैसे चूसे। वो चूसने के लिए जब यहाँ पे बढ़ा, और जब यहाँ पे सारा कस्टमर ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करने लगी, तो उन्होंने बीच में से दुकानदार को ही हटा दिया। अब वो सीधा सामान लेने लगे यहाँ से, ठीक है, या कारीगर से, तो दुकानदार हट गया, ठीक है, कारीगर से लेने लगे। अब कारीगर से जब लेने लगे तो बीच में ये दुकानदार हट गया, तो यहाँ पे गरीबी आ गई। गरीबी आ गई तो मजबूरन उन किसानों को, वो उन उन दुकानदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी की शर्तों पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो खर्चा कैसे निकालेंगे ना। क्योंकि अब उनका बिजनेस, उनका उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बीच में से चूस लिया, बिचौलिया बन के। ओके, तो इधर यहाँ पे गरीबी आ रही है दुकानदारों के बीच में, उसकी वजह से बहुत सारे कारीगर भी गरीबी झेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी सिस्टम चल रहा था, सारी चीजें ठीक थी। यहाँ पे जब जब उन्होंने दीवानी राइट्स मिले और उन्होंने लैंड पे 50% टैक्स बढ़ा दिया, तो जब 50% लैंड बढ़ गया तो जरूरी नहीं है कि हर किसान वो प्रॉपर्टी टैक्स उस लेवल पे दे पा रहा हो, और जरूरी नहीं है कि ये जमींदार भी अच्छा इंसान हो, क्योंकि जमींदार टूल किट्स थे, एजेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये 50% टैक्स किसानों से लेने के लिए। तो ये किसान, ये जमींदार भी तो बीच में खाता होगा ना, क्योंकि इसको भी तो 50% अपनी जमीनों का टैक्स देना पड़ता है, तो इसको भी तो नुकसान होता है। तो ये भी तो कहीं से चूसेगा। हर कोई अच्छा इंसान नहीं होता, लेकिन बुरे बुरे लीडरशिप के नीचे तो बुरे ही लोग होते हैं। तो ये जमींदार भी इन किसानों पे को मारता होगा, टॉर्चर करता होगा, ठीक है, और इनकी जमीन हथिया लेता होगा। तो ये किसान भी बेरोजगार, फिर हर कोई किसान 50% टैक्स नहीं दे पाता होगा। तो क्योंकि टैक्स नहीं दे पाता, और अगर आपने लगान मूवी देखी हो थोड़ा थोड़ा, तो अगर आप टैक्स नहीं दे पाते, यही टैक्स बाद में कर्जा बन जाता है कि आपको इतना देना था और अभी तक बकाया है, और क्योंकि अब आप बकाया टैक्स नहीं दे पा रहे हो, इसलिए हम जमींदार की पावर और उसके लोगों, उसके गुंडों के दम पे वो किसान की जमीन छीन ली जाती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती थी। तो अब इस पूरे कैश फ्लो में आप देखो कि जमीन गई, किसान का रोजगार गया, और फिर अब बची फसल, क्योंकि लालच बुरी बला है और ये असुर थे।
क्योंकि खाने की और बाकी चीज़ों में वक्त लगता है, मौसम देखना पड़ता है, हजार चीज़ें देखनी पड़ती है, और मुनाफा उस लेवल का नहीं हो पाता जिस लेवल की ईस्ट इंडिया कंपनी की लालच थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, कैश क्रॉप्स बनाती है। कैश क्रॉप्स क्या होती है कि वो फसलें जो सीधा बिक जाती हैं, ज़्यादा बीच में मेहनत ही नहीं करनी, ठीक है। जिसमें आता था ओपियम, शायद भांग ही बोलते हैं उसको, और दूसरा नील की खेती। नील की खेती करके वो बेचते थे यूरोप में, और जो भांग ओपियम की खेती होती थी, वो ओपियम की खेती आज की एक और नई जियो पॉलिटिक्स आज से जुड़ेगी, ये आज की करंट जियो पॉलिटिक्स से। उस भांग की खेती से जो भांग निकलती थी, जो नशा निकलता था, वो ट्रेड में यूज होता था चाइना के साथ। कुछ मैक्सिको, कनाडा, कनाडा, ड्रग, यूएसए, ऐसे मैच होता दिख रहा है आपको कुछ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की जमीन पे भांग नशा उगवाती थी, और बाटर सिस्टम के हिसाब से तो वो पुश करती थी उस नशे को। जब वो चाइना से ट्रेड करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो या तो आपको सोना देना पड़ेगा, गोल्ड देना पड़ेगा, या उनकी करेंसी देनी पड़ेगी। आप अगर करेंसी में गोल्ड में पेमेंट नहीं कर पाते थे उस समय, तो बाटर सिस्टम होता था। 1 किलो अनाज लिया, 2 किलो चावल दिया, ऐसा ही कुछ। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना से ट्रेड करती थी, तो वो जबरदस्ती उनको बोलती थी कि हमसे नशा ले लो यार, हम इतना नशा उगा रहे हैं, तुम नशा नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे, ये भी तो बढ़िया चीज है, आप चख के तो देखो। सच में ऐसा ही बताया जाता है कि ये लोग चाइना में नशे को इतना पुश करते थे, इतना दबाव देते थे कि आप हमसे ये चीज ले, नशा ले लो सामान के बदले, ऐसा होता था। तो लोग जबरदस्ती चाइना के अंदर नशे को ट्रेड के तरीके से धीरे 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 पुश करा गया, और वहां पे शायद एक ओपियम वॉर भी हुई थी। आगे कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे जब मैं रिसर्च करूंगा। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रॉप, कैश क्रॉप कर ली, और जो थोड़ी बहुत कहीं पे खाना वाना उगता था, तो वो सारा खाना ईस्ट इंडिया कंपनी सारा इकट्ठा खरीद के अपने पास रखती थी, और लोकल इंसान को, वहाँ के मूल निवासी को सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदना पड़ा। अब हुआ क्या इससे, इस इन ये सब चीजें करने से हुआ क्या, ये सब चीजें करने से हुआ ये कि जो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट स्टेप बाय स्टेप पूरी कम्युनिटी, पूरे पूरे शहर में हर तरीके के लोगों के पास धीरे धीरे छोटा छोटा प्रॉफिट जो जाया करता था, वो सारा इन्होंने बीच में खा लिया। बीच में दलाल बन के जबरदस्ती टैक्स के थ्रू जमीन कब्जा के, ठीक है। अब एक और चीज है, अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि यार ठीक है, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लगान मूवी याद आ गई, सब कुछ हो गया, जमीन दे दी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमीन हथिया ली, अब उस जमीन पे कोई काम भी तो करता होगा ना। अगेन लालच असुर, ईस्ट इंडिया कंपनी ये मेहनत करके पैसा कमाना चाहते तो कब का पैसा ऐसे ही कमाते ना, ये तो लूटने आए थे, और लूटने और प्रॉफिट के लिए इनको कम से कम खर्चे में से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो ये जमीन हथिया लेते थे, और कुछ किसान ऐसे भी होते थे, क्योंकि अब ये किसान बेरोजगार हो गए, तो अब यही किसान इन ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जाई हुई जमीन पे अपना दिनचर्या, मतलब अपना लिविंग के लिए, अपना खर्चा निकालने के लिए काम करते होंगे। कुछ लोग काम करते होंगे कम कीमत पे, और कुछ लोग फ्री में एज अ स्लेव, क्योंकि जो टैक्स है वो दे नहीं पा रहे होंगे। तो यहाँ से फार्मर भी हटा, यहाँ से लैंड भी कब्जा ली, यहाँ से क्रॉप, जो जो फसल है वो भी इन्होंने हथिया ली। अब जब फसल ही नहीं है, पहले तो कॉटन उगता था, कॉटन को प्रोसेस करने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए कुछ होता था, अब तो कॉटन उग ही नहीं रहा है,
ठीक है, तो ये यहाँ से ये खा गए, और यहाँ पे जो कारीगर होते थे ये कारीगर भी बेरोजगार हो गए, ये भी बेरोजगार हो गए, इनका भी पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने खा ली। और कस्टमर से तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेच ही रही थी, तो वहां से पैसा खा रही थी। ये पूरी इकोनॉमी का जो वैल्यू एडिशन, जो भी वैल्यू थी, जो भी कुछ हो रहा था, वो सारा पैसा इन्होंने निचोड़ लिया। अब इससे भूखमरी कैसे आई? बंगाल की भुखमरी ऐसे आई क्योंकि सारी फसल ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थी, सारा खाना ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, और वो सारा खाना इन्होंने, एक और चीज़ यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगा अगेन, आज की जियो पॉलिटिक्स समझने के लिए, आप देखना, ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब करती गई, बंगाल के लोगों का खून चूसती गई, कब तक? जब तक कोई आपदा नहीं आ गई। आपदा में अफसर गलत तरीके से यही लोग निकालते हैं। कैलिफोर्निया में आग भी लग जाती है ना कभी कभी, है ना? और ओंटारियो, कनाडा, ओंटारियो का सीएम है, प्रीमियर जिसको बोलते हैं यहाँ पे, डग फोर्ट। डग फोर्ट इलेक्शंस, अभी ओंटारियो के इलेक्शन भी थे इस साल, तो ओंटारियो के इलेक्शन से पहले डग फोर्ट ये बोलता है कि एक ओंटारियो में जगह है रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे बहुत सारे खनिज, तेल और बाकी चीज़ें हैं, उसको डेवलप करने की बात करता है। अच्छी बात है, करना चाहिए, कनाडा को डेवलप करना चाहिए, ओंटारियो को डेवलप करना चाहिए। पर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से अभी 1.5-2 महीने पहले की बात है, उसी एरिया, उसी बेल्ट, क्योंकि पूरा जंगल जंगल है, और बहुत ज़्यादा बड़ा जंगल है कनाडा में, तो एक शहर से दूसरा सब होता है, तो ओंटारियो, मैनिटोबा, एल्बर्टा, तीनों ऐसे उस जंगल में आते हैं। अचानक पता नहीं क्या होता है, उस जंगल में आग लग जाती है। उस जंगल में आग लग जाती है। फिर जो कनाडा की नई गवर्नमेंट आती है, वो भी बोलती है कि भाई हम तो नॉर्थ को बूस्ट करेंगे, नॉर्थ को डेवलप करेंगे, तेल निकालेंगे, खनिज पदार्थ निकालेंगे, और फिर आग भी लग जाती है मैनिटोबा में। तो खैर छोड़ो, अगर कुछ रिलेशन होगा तो होगा, मुझे तो पता नहीं। मुझे तो कोइंसिडेंस लगा, जो कि मैं बोलता हूँ इत्तेफाक तो नहीं होते हैं, पर खैर छोड़ो, कोई मेरे पे ऐसा एविडेंस भी नहीं है, मैं तो बस सोच रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। कैलिफोर्निया में भी आग ऐसी ही लगी थी ना, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जमींदार गया, जमींदार तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट ही हैं, जमीन गई, किसान गया, फसल गई, कारीगर गए। अब इससे हुआ क्या? हुआ ये कि बंगाल में एक दिन ऐसा आया कि बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो कुछ दिन बंगाल के लोगों ने काम चला लिया, उनके पास भी स्टॉक थे, पर अकाल लंबा चल गया। अकाल लंबा चल गया तो आप इस बात को ध्यान से सुनिए, और थोड़ा दिल पे ज़रूर लीजिएगा, कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब अकाल पड़ा, तो इसने सारा खाना, सारी ज़रूरत की चीज़ें इंग्लैंड, यूरोप भेजी। क्यों भेजी? इसका भी ऐसा मेरा मानना है कि आज भी स्टॉक मार्केट अगर हम देखें, तो कहीं आपदा आ जाती है, जो ट्रेड्स होती हैं देशों के बीच में, मान लो कहीं सुनामी आ गई, कहीं वोल्केनो फट गया, कहीं आग लग गई, तो वो आज भी ट्रेड्स हैम्पर होती हैं, उनमें दिक्कत आती है व्यापार में ना, कहीं पे कुछ हो गया तो व्यापार में दिक्कत आती है। तो अगर बंगाल में अकाल पड़ गया, और ये अकाल वाली न्यूज़ अगर वो यूरोप में बेचें कि भाई बंगाल में तो वो आ रखा है अकाल, और हम पे तो सामान ही नहीं है बेचने के लिए, और ये बोलने के बाद जब वहाँ के लोगों में भी वहाँ के लोग भी परेशान हो जाए, उनका भी बीपी बढ़ जाए, तब ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपना सामान जो इन्होंने स्टॉक करके रखा हुआ है वो वहाँ बेचेंगे, तो ये तो ऊंचे दाम पे बेच सकते हैं ना।
डबल मुनाफा हो सकता है ना? पॉसिबिलिटी है ना? ऐसा हम आज भी देखते हैं ना कि कहीं पे कहीं लड़ाई हो जाती है तो कुछ चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बंगाल के लोगों का सारा खाना जो इन्होंने मोनोपोली बना रखी थी, जो स्टॉक पाइल कर रखे थे, उसमें बंद करके रखती है। और अकाल के टाइम पे बंगाल के लोगों को एक दाना नहीं देती है, और देती भी है तो वो बहुत महंगे दाम पे। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाया। हुआ क्या कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मेरे को, पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग बंगाल में मारे गए। हमारे लोग, हमारी जमीन, हमारा खेत, हमारी खेती, हमारी खेती की साइंस, हमारी खेती की टेक्नोलॉजी, हमारे कारीगरों की स्किल्स, वो सब खत्म कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सिर्फ डबल प्रॉफिट कमाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ डबल प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। फिर इन्होंने, और कैसे, आज आज जब हम अपने भारत को देखते हैं और उस समय के भारत के बारे में पढ़ते हैं, जमीन आसमान का। इतनी भुखमरी कैसे आई? इन्हीं लोगों की वजह से आई। इतने पिछड़े हम कैसे हो गए? इन्हीं लोगों की वजह से हो गए। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डीप स्टेट की स्क्रिप्ट क्या होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी और कैसे काम करती है। तो यहीं पे फिर, तो सॉरी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें अब ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करती है, तो अब यहाँ बंगाल के मूल निवासी, भारत के मूल निवासी कैसे अपना, जो उनका दिन के उठने बैठने, घूमने फिरने, खाने पीने और कपड़े, बाकी सब चीज़ें जो यूज़ होती है इन सब चीज़ों में, वो सारी चीज़ें कहाँ से आती थी? वो सारी चीज़ें इंग्लैंड से आती थी। तो जहाँ भारत में एक एक चीज़ अपने हाथ से यूनिक, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर मैं यही चीज़ दोबारा एक्सप्लेन करूं तो मैं सेम तरीके से डिट्टो नहीं बोल पाऊंगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन, कुछ ना कुछ यूनिकनेस आएगी। तो जो भारत के कारीगर थे, भारत के प्रोडक्ट्स थे जिनमें यूनिकनेस थी, हर इंसान के हाथ का अलग, जो उसमें डिज़ाइन और जो अलग फील देता था, वो यूनिकनेस जो देता था, वो सब तो खत्म हो गई। यहाँ पे खत्म कर दी इन लोगों ने। और जो थोड़ी बहुत बची हुई थी, उसको इन्होंने खत्म करा इंग्लैंड से मास मैन्युफैक्चरिंग करके। सेम वही फीके रंग की नीली नीली काली, नीली ग्रे सफेद, सेम कलर की ये कपड़े लाके इंडिया में फेंके। इसका भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो पूरा प्रोसेस बंगाल में इन लोगों ने करा, ये एक तरीके से आप इसको बोलो भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारत की इकोनॉमी, व्यापार को खत्म करना। आज की जियोपॉलिटिक्स से कैसे मैच करता है, मैं आज आपको बताता हूं कि कनाडा में प्रॉपर्टी टैक्स बहुत हाई है। सेम स्क्रिप्ट, क्यों क्यों डॉक्टर अंकित शाह हंसते हैं और बोलते हैं कि सेम स्क्रिप्ट है? सेम जो मैंने अभी जो हम यहाँ पे समझ रहे थे, वही सेम चीज कनाडा में, यूएस में होती है। यूएस में आप वेस्ट के, पूरे वेस्ट के हर जगह तो नहीं पर मोस्टली ज्यादातर जगहों पे आप अपने आंगन में खेती नहीं कर सकते हो। आपका आज की डेट में कनाडा में प्रॉपर्टी टैक्स इतना ज़्यादा है कि मेरे जैसे इंसान की 2 या 3 महीने की तनख्वाह चली जाएगी। आप देखो, आप इतना, पहली बात तो इतना महंगा घर,
फिर ऊपर से उस पे परसेंटेज में प्रॉपर्टी टैक्स जो कि $10,000 तक, कैनेडियन डॉलर तक चला जाता है। मेरे जैसे कि 2-3 महीने की तनख्वाह है, 3 महीने की, मेरे जैसे लोगों की, प्लस, क्योंकि अब सारी चीजें बाहर से आ रही है, बाहर से आ रही है, तो जो लेके आ रहा है, ठीक है, जो बना रहा है इंग्लैंड में, और जो लेके आ रहा है, वो भी तो अपना प्रॉफिट खाएगा ना, वो फ्री में थोड़ी ना देके जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारी चीजें मोनोपोली क्रिएट करके अपना, और पहली बात, बाहर का सामान कोई क्यों खरीदेगा, आपको अंदर की चीज महंगी करनी पड़ेगी ना। आपने मोनोपोली इतनी तगड़ी बना ली, और आप इंडिया का सामान इंडिया में इतना महंगा बेच रहे हो कि मजबूरन मूल निवासियों को बाहर का सामान खरीदना पड़ रहा है। एक और चीज जोड़ता हूँ मैं आज, इस, ये सब कुछ कनाडा की करंट, क्योंकि मैं पूरा वेस्ट नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे कनाडा का ज़्यादा थोड़ा अच्छे से पता है, तो ओके। जब भूखमरी आई, जो जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, जब भूखमरी आई तो लोग मरे, आपस में लड़ाई हुई, समझ रहे हो क्यों? क्यों यूएसए में दिक्कत होने वाली है? क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, खाना खरीदने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि खाना इतना महंगा हो गया है, तो वहाँ पे भूखमरी आई, लोगों ने चोरी चकारी और आपस में मारपीट सब करा बंगाल में। बंगाल की भूखमरी, हमें दुख होना चाहिए, हमें हमें वेस्ट को, जो हम वेस्ट इज द बेस्ट बोलते हैं ना, हमें डूब के मर जाना चाहिए। हमारे हमारे भारत का सारा पैसा लूट के इंग्लैंड बना है, क्योंकि इन लोगों को पैसा बनाना आता नहीं है, मेहनत करना नहीं आता है, ये एक जगह से को तबाह करते हैं। समझना आप मेरी बात, आपको बहुत चीज़ें मैच करेगी। एक जगह से पैसा खत्म निकालेंगे, चूसेंगे और दूसरी जगह लगाएंगे। तो यहाँ ऐसे करके इन्होंने पूरा पूरा सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करा और पैसा लूटा, भूखमरी आई, अकाल आया, लोग भूखे मरे, और ये लोग जब भूखे मरे होंगे भूख के कारण, खाने के लिए दूसरे शहरों में भी गए होंगे, है ना, दूसरे शहरों में भी गए होंगे, दूसरे शहरों में जाके जो जो थोड़ा ये जमींदार वाली कैटेगरी के लोग होंगे, जिन पे थोड़ा पैसा होगा, ये कुछ लोग बाहर जाके सेटल भी हो गए होंगे दूसरे शहरों में, क्योंकि इनको लगा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो खून चूसेगी। तो जब ये थोड़े पैसे वाले लोग बाहर किसी और शहर में जाके सेटल हो रहे होंगे, तो वहां की जमीन भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से खरीद के बैठा होगा ना, क्योंकि यहाँ लैंड के प्राइस टैक्स इतने हाई कर दिए, तो जाहिर सी बात है कि जो पैसे वाले लोग होंगे वो बाहर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ऐसा भी हुआ होगा, तो उस ज़मीन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पैसा खाया होगा, इतने सालों तक उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 30% डिविडेंड दिया है। कैसे दिया है? यहाँ पैसा चूस के ही तो दिया है, लूट के। तो अब इसको समझते हैं कनाडा के साथ। यहाँ ओपीएम की खेती होती है बंगाल में, कनाडा के अंदर गांजा लीगल है, खेती होती है, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, होल प्रोसेस, गांजा कहाँ उगेगा और कहाँ बिकेगा, और ये वही वाली बात, जमीन से लेके कस्टमर तक, जैसे बंगाल में उन्होंने सब कंट्रोल करा, उसी प्रकार यहाँ पे भी गांजा कहाँ उगेगा, खाना कहाँ उगेगा, कौन बेचेगा, किसके थ्रू जाएगा, सब कंट्रोल्ड है। आज की डेट में जैसे भूखमरी के टाइम पे लोगों को, मूल निवासियों को ईस्ट इंडिया कंपनी से सामान खरीदना पड़ा और कोई उनके पास विकल्प नहीं था, कनाडा में आज की डेट में 3 या 4 बड़ी कंपनियां हैं जो पूरे सारी जितने भी
वेजिटेबल और फूड रिलेटेड आपके ग्रोसरी स्टोर्स जितने भी हैं, गिनती के 3-4 मैं गिना दूंगा, कॉस्को, वॉलमार्ट, नोफिल्स, नोफिल्स लॉबलो बोलते हैं, यही लोग कंट्रोल करते हैं। फिर बात आ जाती है प्रॉपर्टी टैक्स की, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी टैक्स आज की डेट में बहुत हाई है। फिर और क्या होता है, फिर आता है आपका ये जो मैं बोल रहा था कि इंग्लैंड का सामान इंडिया में बेच रहे थे महंगे दामों पे, और इंडिया का सामान बहुत महंगा कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज की डेट में कनाडा के अंदर कार्बन टैक्स लगता है। कार्बन टैक्स मोटा मोटा बोले कि आप कंपनी में कुछ बना रहे हो, उस कंपनी को चलाने के लिए तेल तेल पेट्रोल ये सब यूज़ होता होगा, बिजली के लिए, अलग चीज़ों के लिए, और कुछ ना कुछ आप भी पोल्यूशन फैलाते होगे प्लास्टिक का या किसी चीज़ का, तो उस पे आपको टैक्स लगेगा। तो आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा पोल्यूशन फैलाओगे और उतना ज़्यादा टैक्स दोगे। तो समझदार अंग्रेज या गोरे आप बोल लो, जिनको मेहनत नहीं करनी होती, वो एक लिमिट से ज़्यादा बनाते ही नहीं। उससे होता क्या है, उससे ये होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मूल शहर या मूल जमीन के प्रोडक्ट कम हो जाते हैं, और कम होने की वजह से, और क्योंकि उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, आपको पता है यहाँ पे अगर आप एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा चीज़ें बनाते हो तो उस पर आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो प्रोडक्शन कैप लगी हुई है कार्बन टैक्स पे। तो उससे ज़्यादा आज की डेट में मैक्सिको से टमाटर सस्ते आते हैं कनाडा में। कनाडा में मैक्सिको के टमाटर सस्ते मिलते हैं कनाडा के टमाटर से ज़्यादा। तो आप समझो, सब सेम स्क्रिप्ट, सब कुछ सेम है, तरीका अलग है। तो यहाँ पे भी लैंड कोई नहीं खरीद सकता है, मतलब यहाँ पे लैंड पे खेती करना आप बहुत लाइसेंस राज है यहाँ पे, तो खेती करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ेंगे, बहुत सारे लिमिटेड लोगों को ही बेच सकते हो आप, वही लिमिटेड लोग हम जैसे लोकल इंसान को बेचेगा, जिस जरूर कस्टमर को बेचेगा। तो आपका प्रॉफिट इतना होता नहीं है, सारा प्रॉफिट कंपनियां खा जाती हैं, सेम जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी खा गई। तो आप जमीन पे कुछ नहीं कर सकते, खेती के लिए लाइसेंस, फिर कैश क्रॉप्स की बात करें तो कनाडा के अंदर भी नशा है, ताकि लोग गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको जान ही ना पाए। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारा पैसा लूटा, और वहाँ पे अपने बेकार सस्ते फीके रंग के सिंपल डिज़ाइन के स्टैंडर्ड कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट इंडिया में बेचे। तो यहाँ पे अब हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं छोटे छोटे आपको वो पॉइंट्स बताता हूँ कि जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि यूएसए में जो डॉक्टर अंकित शाह बोल रहे हैं वो क्यों होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि वेस्ट में खाने पीने की चीज़ों पे मोनोपोली है गिनी चुनी कंपनियों की। खेती भी गिनी चुनी लोग ही करते हैं या कंपनियां करती हैं। तो खाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको डेली लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियां इंतज़ार करती हैं कुछ नेचुरल, कुछ आपदा कि नेचर से ही कुछ हो जाए, और कुछ नहीं होता तो वो खुद बना लेते हैं। कि जैसा कि आप ये समझो कि जैसे यहाँ पे अकाल आया था, वैसे ही यूएस डॉलर की वैल्यू अगर घट जाए तो उनके डोमेस्टिक जो उनके डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं वो इतने महंगे हो जाएंगे कि वो बंगाल के लोगों की तरह खरीद ही नहीं पाएंगे, और मजबूरन आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे और दूसरी देशों में पलायन, दूसरे शहरों में पलायन कर लेंगे। दूसरे शहरों में ऑलरेडी ये लोग, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ज़मीन खरीद के बैठी होगी, तो जब पैसे वाले लोग पलायन करेंगे दूसरे शहरों में तो वो मुनाफा डबल प्रॉफिट कमाएंगे। आप समझो सब
कितना कनेक्टेड है। सेम स्क्रिप्ट है। तो अब हम ये समझेंगे कि हाँ, ये यहाँ भी हो गया, क्योंकि अब यहाँ से वही कॉपी पेस्ट सेम स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स इंडिया में आने लगे, तो इंडिया के जो कारीगर थे वो एक वक्त के साथ विलुप्त हो गई, वो स्किल ना वो सब खत्म हो गया, पास ऑन हुई नहीं फैमिलीज में। और इनको सबसे ज़्यादा डर ईस्ट इंडिया कंपनी बोलो, आप डीप स्टेट बोलो, ग्लोबल मार्केट इन्फ्लुएंसर्स बोलो, इन लोगों को सबसे ज़्यादा डर सनातन से ही है, क्योंकि उसमें इतना स्कोप मिलता है कि लोग कुछ नया कर सकें और ऐसे कारीगर बन सके जिन कारीगर की कारीगरी की वजह से भारत सोने की चिड़िया बना। ओह, तो यहाँ हम कैसे देखते हैं कि कैसे कैश फ्लो, बंगाल में भुखमरी, ईस्ट इंडिया कंपनी में डबल मुनाफा, और प्रॉफिट ही प्रॉफिट ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। इसको किसी और दिन कवर करते हैं। हाँ, तो इस अभी यहाँ पे 2-3 टॉपिक रह गए हैं, जिनको हम बाद में कभी कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मुझे आपको एक चीज़ समझानी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन जिन की के साथ अलाइंस बनाई, उन उनको बाद में मार दिया या उनका साम्राज्य छीन लिया। इसका एक बहुत सिंपल सा रिलेशन मैं आपको देता हूँ। जब भारत के सुपर पावर थी या इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारा पैसा लूटा और इंग्लैंड में दे दिया और इंग्लैंड को ग्रो करवाया। उस प्रोसेस में जितने भी इंग्लैंड के अलायंसेस थे, उसमें से एक था कनाडा। उस समय पे जब इंग्लैंड सुपर पावर बना, कनाडा उसका अलायंस था, और उस टाइम पे इंग्लैंड कनाडा 70% सारी ट्रेड इंग्लैंड के साथ कर। तो जब इंडिया सुपर पावर था, सब कुछ इंग्लैंड के साथ ट्रेड होता था, इंडिया से सारा चूस के डाला इंग्लैंड में, इंग्लैंड सुपर पावर बनी। इंग्लैंड का एक अलायंस है कनाडा, 70% प्रोडक्शन वो कनाडा इंग्लैंड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो 70% अपनी इकोनॉमी इंग्लैंड के लिए बना लेता है, उसके हिसाब से ढाल लेता है। जो इंग्लैंड को ज़रूरत है वो यहाँ बना रहा है कनाडा। उस समय कनाडा की पूरी 70% इकोनॉमी इंग्लैंड के लिए थी। जब जब यूके से पावर शिफ्ट हुई यूएसए में, आप देखिएगा कनाडा की पूरी मार्केट डाउन, सब खत्म, और अब जो यूएसए को चाहिए 70% ट्रेड, वो सारी अब वो यूएसए के साथ करता है। यहाँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पहले यूके इंग्लैंड को जो जिन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी, वो इंडस्ट्री कनाडा ने बनाई और 70% अपनी इकोनॉमी का इंग्लैंड को दिया। जब यूएस सुपर पावर बना, तो जो इंडस्ट्री यूके के लिए बनी थी वो तबाह हो गई, और यूएस के लिए एक अलग से इंडस्ट्री बनी जो यूएस की ग्रोथ में सपोर्ट करती थी। आज जब यूएस से सुपर पावर जा रही है, क्या हो सकता है, आप गेस करिए, कनाडा का क्या रोल होगा। कनाडा ने अपने यूएस से रिलेशन ख़त्म कर दिए हैं, और आप सुन ही रहे होंगे न्यूज़ में, ज़्यादा ट्रेड इतनी होती नहीं है, हो भी नहीं सकती है। तो अब कनाडा क्या कर रहा है, अब वो एशिया के साथ बिजनेस करने के लिए अपनी माइंस, अपने गोल्ड, रेयर अर्थ, खनिज पदार्थ, ये सब खोद रहा है, और फिर पता नहीं कैसे आग लग गई। भगवान सबको शांति दे। ठीक है, तो यहाँ हम ईस्ट इंडिया कंपनी से ये समझेंगे कि जिन जिन का अलायंस, जिन जिन को सपोर्ट करा ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पहले सिराज को हटाने के लिए मीर कासिम को हटाने के लिए उसके दामाद को, और पहले सॉरी गलत बोल दिया, पहले सिराज को हटाने के लिए मीर कासिम को हटाने के लिए
कोई और, मतलब आप समझ सकते हो, ऐसे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, मोटा हमें ये समझना है कि पहले एक को सपोर्ट करा दूसरे के साथ, पहले एक को सपोर्ट करा, एक के खिलाफ गए, उस एक को हटा दिया, जिसको सपोर्ट करा था उसको पपेट बना दिया, फिर उस पपेट को भी किसी के साथ मिलके हटा दिया, और जब सब कुछ वीक हो गया तो वो जो लास्ट में बचा उसको भी हटा दिया। कैसे? पहले बंगाल लिया, ठीक है, आपस में लड़ाई करा के, फिर बाद में जो वहाँ पे मुगल नवाब था उसको भी मार दिया, उसको भी भगा दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया। फिर इधर हम आते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। अगर आप इसमें यहाँ देखो अलायंस, ईस्ट इंडिया कंपनी का अलायंस कौन कौन था? निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा। हैदर अली की तरफ कौन था? फ्रेंच। तो इसमें कभी और चर्चा करेंगे। तो इससे बस मैं यही बताना चाह रहा था कि पहले एक को सपोर्ट करा दूसरे को हराने के लिए, जब दूसरा वीक हो गया तो फिर उसको खुद हरा दिया, और ऐसे करते करते पहले मैसूर लिया, फिर मराठाओं को आपस में लड़वाया, मराठाओं को मुगल के साथ, फिर जब मुगल वीक हो गए तो मुगल को हरा दिया, और ऐसे ही करते करते इन्होंने कब्जा कर लिया। तो समझ में ये आता है कि जिन जिन लोगों को ये सपोर्ट करते हैं, जो इनके अलायंस होते हैं, वो ही सबसे पहले मरते हैं। आज की डेट में आप देख सकते हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया कनाडा का, कहाँ वो यूके के साथ 70% करता था, और फिर जब यूएस से बना तो 70% यूएसए के साथ करता है, और आज जब वो एशिया की तरफ देख रहा है तो वो अपना एशिया की रिक्वायरमेंट के लिए जो चीज़ें होंगी वो करेगा। और एक और चीज़, कनाडा का जितना भी एक्सपोर्ट होता है वो सब यूएसए में होता है, और आप समझ सकते हो ऑयल कंपनियों में किसका पैसा है, सारा एक्सपोर्ट यूएसए को जाता था। अब एशिया को जाएगा, तो हम इसको देखते हैं बाद में। ये हो गया। अब इस चैनल पे अब हम एक अच्छी शुरुआत करेंगे कि हर एपिसोड के एंड में जब भी हम कुछ भी सीखेंगे, उसके एंड में हम एक संस्कृत वर्ड को सीखना या सुनना ट्राई करेंगे। तो हम जब सुबह उठते हैं तो शुरुआत ही हमारी गुड मॉर्निंग से होती है, वही ईस्ट इंडिया कंपनी के थोपे गए कल्चर, और वही कॉलोनियन माइंडसेट, जो भी बोलते हैं, मेरी अंग्रेजी थोड़ी ऐसी है। तो हम आज से थोड़ा ट्राई करेंगे कि हम सुबह उठें, तो सुबह उठने के बाद गुड मॉर्निंग की जगह सुप्रभात बोलें, और अपना दिन एक सनातन और एक अच्छे तरीके से शुरू करें। तो आज का वर्ड है सुप्रभात। ये गुड मॉर्निंग की तरह यूज़ होता है, इसका मतलब गुड मॉर्निंग ही होता है, पर इसका अगर हम संस्कृत में देखें तो इसका मतलब होता है वही कि जैसा एक बार गुरु जी ने बोला था कि हैप्पी दिवाली तो कुछ होता ही नहीं है, शुभ दीपावली होता है। तो ऐसे ही ये कोई गुड अच्छी मॉर्निंग नहीं है। सुप्रभात का मतलब होता है एक अच्छी दिन की शुरुआत, एक अच्छी वाइब, एक अच्छा सनातन तरीके से दिन की शुरुआत, शुभ तरीके से दिन की शुरुआत। तो आज हम थोड़ा लंबा हो गया, तो आज इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको अगले एपिसोड में हिस्ट्री के, इतिहास के किसी और इवेंट को कैश फ्लो के तरीके से समझाएं, और ऐसे ही हम समझें, सीखें और सबको सिखाएं। नमस्कार, जय श्री राम।